बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा और आपके लिए आज का शो भी बहुत स्पेशल है नाज़रीन। आज का जो शो है वैसे ही मैं आपको कहूँगी कि स्टार्ट ही हम दबंग एक ऐसे टॉपिक से करेंगे जिससे मुझे लगता है मुझसे तो बड़ी सारी औरतें नाराज़ हो जाएंगी, बीइंग माई सेल्फ औरत, बट उसके बावजूद मुझसे औरतें बहुत नाराज़ होने वाली हैं। मैं आपको बताऊं क्योंकि ये जो औरत की आज़ादी के पर बात हो रही होती है ना हर वक्त। आपको पता है मार्च जैसे ही आता है, वुमेंस डे आता है, तो सारी औरतें जो है ना बाहर मोर्चों पे निकल जाती हैं और मार्च करना शुरू कर देती हैं और कहती हैं हमें आज़ादी चाहिए, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, मैं जूते पॉलिश नहीं करूँगी, मैं काम नहीं करूँगी, ये मेरा काम नहीं है, अपने कपड़े खुद धो, अपना खाना खुद पकाओ, अपने बच्चे खुद पालो जो भी काम करने अपने काम खुद करो, ये मेरी जॉब नहीं है। तो ये वाली जो बातें हैं औरतों की, ये हमारे कल्चर से भी हटके हैं और हमारे मज़हब से भी हटके हैं। और जो हमारे बुज़ुर्ग, हमारी घर की बड़ी अम्मी, दादी, नानी, इन सब ने हमें जो तरबियत दी है, हमें जो सिखाया है, उन सब के ख़िलाफ़ है। मगर ये कौन औरतें हैं जो मेरी मर्ज़ी, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, मैं जो करूँ, मैं बाहर जाऊँ ना जाऊँ, मैं किसी से मिलूँ ना मिलूँ, मैं काम करूँ ना करूँ, मैं पार्टीज़ करूँ, मैं लड़के दोस्त बनाऊँ, उनके साथ गाड़ी में मुझे बाहर लड़के पिक करने आए और मैं उनके साथ अपने घर से चली जाऊँ। इस किस्म की जो आज़ादियाँ हैं, किधर हो बेटा, कहाँ हो, क्यों, मुझसे क्यों पूछा, मेरी मर्ज़ी, मेरी आज़ादी है, ये वाली जो बातें चल रही हैं आजकल लड़कियों में, शादीशुदा खातून में, ठीक है, बेटियों में, आई डोंट लाइक इट यार। ये सब चीज़ें मुझे नहीं लगता कि हम सही रास्ते की तरफ जा रहे हैं। और एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो रोज़ हम आपके सामने कोई ना कोई ऐसा सोशल इशू लेकर आते हैं, मुझे बहुत से लोग कह रहे थे कि फ़िज़ा आप इसके ऊपर बात क्यों नहीं करती, क्या आप इसको भी प्रमोट करती हैं? पहली बात ये कि मैं इस चीज़ को कोई प्रमोट नहीं करती, इसी वजह से इसके ख़िलाफ़ शो कर रही हूँ। आई डोंट लाइक इट कि ये चीज़ें औरतें जो हैं अपने हाथ में ले लें और ऐसी बराबरी का हिस्सा मांगें जो हमारा हक़ ही नहीं है, जो हमारा राइट ही नहीं है, और ये हमारी चीज़ें नहीं हैं, ना ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। तो बात रही कामयाबी की, काम करने की, बाहर निकलने की, कुछ बनने की, तो सबसे बड़ी मिसाल हज़रत ख़तीजा से ही हम ले लेते हैं कि हज़रत ख़तीजा जो थी वो सबसे ज़्यादा कामयाब बिज़नेस वुमेन थी, काम करती थी और आपको पता है अपनी मर्ज़ी से उन्होंने शादी भी की थी। नबी पाक से जब उनकी शादी हुई थी तो उन्होंने रिश्ता जो था वो भेजा था। इसका मतलब ये है कि औरत की आज़ादी इस हद तक है कि वो अपनी मर्ज़ी का जो ख़ावंद है, अपना जो लाइफ पार्टनर है, वो सिलेक्ट भी कर सकती है। और वो काम करती थी, तिजारत करती थी, वो एक कामयाब औरत थी। तो वहाँ से अगर सिलसिला हम देखें, लड़ी देखें, तो उधर से ही हमें मैसेजेस शुरू हो गए थे कि औरत बड़ी पावरफुल है। उसके बावजूद आज के दौर में भी बड़ी सारी औरतें ऐसी हैं, जैसे सबसे बड़ी बात मैं बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बात करूँगी, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, उसके बाद वज़ीर आला मरीम नवाज़ जी। तो क्या आपको लगता है ये सारे मेहनत नहीं करते थे, ये काम नहीं करते थे? इन्होंने बड़ी जेलें काटी हैं, बड़ी मेहनत की है, बड़ी स्ट्रगल की है। ऐसे सारे और बहुत बड़े बड़े नाम हैं। क्रिकेट में आप देख लें औरतें ऐसी हैं, और ऐसे ऐसे काम करी। नूरजहाँ जी को देख लें, पूरी दुनिया में उन्होंने अपना नाम बनाया, नाम कमाया, पाकिस्तान का भी नाम रोशन किया। आज तक उनको गाते हैं, सुनते हैं उनको। तो ऐसे औरतें जो हैं सब काम कर रही हैं और बाहर निकल रही हैं। मगर आज जो शिकवा है लोगों को, और अगर कोई इस तरह से फेमिनिज़म चीज़ों को सपोर्ट करता है तो आज मेरे साथ कॉल में शामिल हुइएगा, क्योंकि हम आज प्रोग्राम में बात करेंगे डॉक्टर नबिया अली ख़ान से। और वो आपको पता है बड़े तरीके से आपको फिर अपनी लैंग्वेज में समझाती हैं और फिर आपको बात समझ आती है। इसलिए मैंने कहा कि जो बात करनी है कॉल कीजिएगा नबिया से। नबिया आपको दबंग तरीके से समझाएंगी। आई हैव माई वेरी गुड फ्रेंड नबिया, हाउ आर यू? माय प्लेजर। आपके शो में आके हमेशा हम खुश हो जाते हैं। आप खुश हो जाती हैं, मगर लोग आपको बहुत जो है ना, मुझे लगता है क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, तंग भी करते हैं। बहुत अच्छे लगते हैं मुझे वो लोग जो मुझे पसंद नहीं करते। अच्छा, मैं पसंद करती हूँ ऐसे लोगों को। मैं चाहती हूँ कि उनमें से भी लोगों में इजाफा हो जो मुझे पसंद नहीं करते, क्योंकि हक़ और सच की बात पे मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब तुम हक़ पर होगे, सच पर होगे और तुम्हारी मुखालफत नहीं होगी तो तुम मोमिन ही नहीं हो। तो मेरे लिए तो ये बड़े किरदार की और बड़ी जो है बात है कि जो मेरा मुखालिफ है मैं उसको फिर उस कैटेगरी में समझती नहीं हूँ, क्योंकि अगर मेरी बात भी लोगों की समझ में नहीं आ रही और उसको भी गलत लिया जाएगा तो फिर वो मखसूस तबका तो हो सकता है, लेकिन वो फिर मुसलमानों में जो है वो कंसीडर उनका होना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक इस्लामी माशरा जो है वो आपको हकीकत से आगाह कर रहा है। एक इस्लामी माशरा आपको किरदार की बात बता रहा है। आपने आज टॉपिक रखा औरत की आज़ादी। मैंने तो कहीं औरत की आज़ादी नहीं पढ़ी। मैंने औरत का किरदार पढ़ा है, मैंने औरत का मुकाम पढ़ा है, मैंने औरत की इज़्ज़त पढ़ी है। मैंने औरत की आज़ादी नहीं पढ़ी। अगर मैंने औरत की आज़ादी पढ़ी होती तो शायद आज मैं ये काम ना कर रही होती बैठी हुई।
फिर मैं भी उनकी तरह आज़ाद होती और कहीं जो है वो जाकर अपनी मर्ज़ी जो है वो कर रही होती। मैंने अपने वालिदैन की मर्ज़ी भी देखी, अपने ताल्लुक़ वालों की मर्ज़ी भी देखी, सबकी मर्ज़ी का एहतराम किया और अपनी मर्ज़ी भी देखी। वाह, लेकिन सीखा मैंने इस्लाम से, क्योंकि जहाँ पर इस्लाम नहीं है, जहाँ पर आपका किरदार है, वहाँ पर बिल्कुल सिफर हो जाता है। औरत का किरदार और मुकाम इस्लाम ने दिया है, सबसे पहला दीन जिसने औरत को मुकाम दे दिया। आप हज़रत खदीजा की जो है वो बात कर रही थी, तो वो सबसे पहली जो है वो आप देखें बिज़नेस वूमेन जिन्होंने मुसलमानों को सपोर्ट किया। उस वक्त में नबी पाक आकाए दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आकर खड़ी हो गई कि जिस वक्त में उन्हें उनकी बहुत ज़रूरत थी। उस वक्त एक ख़ातून जो है ताजिर, जिन्होंने उनको पैगाम भेजा कि मैं आपसे जो है वो, और उन्होंने भी उस पैगाम को कबूल किया और दोनों की बहुत खूबसूरत जोड़ी रही। तो यहाँ से हमें इस्लाम से ये भी मिला कि अगर औरत बड़ी है और मर्द छोटा है तो ये बेहतरीन जोड़ी है। इस्लाम की अगर बेहतरीन जोड़ी है तो इंसान की भी बेहतरीन जोड़ी है। मैंने कभी इस्लाम से हटकर बात नहीं की। जो लोग इस्लाम को समझते हैं, मानते हैं, जानते हैं, वो औरत की आज़ादी को जो है वो एक साइड पे रखते हैं। मैं औरत की आज़ादी नहीं मानती। कौन सी आज़ादी? आप आज़ाद हैं, यहाँ बैठी हैं, प्रोग्राम कर रही हैं। मैं आज़ाद हूँ, सुबह उठ के अपनी मर्ज़ी से जो है वो अपनी वालदा को बता के प्रोग्राम में आकर जो है वो बैठ गई हूँ। हर बंदा जो है वो आज़ाद है, आज़ाद ख्याल है, काम कर रहे हैं। लेकिन ये कौन सी आज़ादी है कि मेरी मर्ज़ी मैं खाना पकाऊँ ना पकाऊँ, मेरी मर्ज़ी मैं कुछ करूँ? आपको कौन कह रहा है आप खाना पकाएं? हाँ। अगर आप नहीं पकाना चाहती तो घर वाले तो आपको नहीं उसमें जो है वो और कहते अपना ना खाना पकाएं। खुद पका लो, अपने कपड़े खुद धो, जूते खुद पॉलिश करो। किस चीज़ मेरा की काम मर्ज़ी नहीं चाहिए? है, ये बहुत है। किस चीज़ की मर्ज़ी है? बच्चे पैदा करने की मर्ज़ी है, तो फिर तुम अपना जो है वो ये जो सर्कल है, जो फितरत है, उसको तब्दील कर लो। फिर कोई ऐसी चीज़ जो है वो अखज़ करो जिसमें तुम्हें बच्चे पैदा करने भी ना पड़े। अब अगर बच्चे पैदा कर रही हो, फिर बच्चे क्यों पैदा कर रही हो? सवाल मेरा इन लिबरल ख़वातीन से ये है कि बच्चे भी हो रहे हैं आपके, बच्चे क्यों हो रहे हैं? फिर आपको तो आपकी मर्ज़ी चाहिए ना, तो फिर आप बच्चे पैदा क्यों कर रहे हैं? आज़ादी चाहिए। आप मेरा जिसम मेरी मर्ज़ी की बात करती हैं, तो फिर इसका मतलब है आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो ये काम कर रही हैं। तो फिर बच्चे क्यों नहीं पाल रही? पैदा कर सकती हैं, पाल नहीं सकती। पाल नहीं सकती। क्यों नहीं पाल सकती? मतलब वजह क्या है? सवाल का जवाब दें। किसी लिबरल खातून को मेरे साथ बैठाती हैं आप आज, तो मैं समझती हूँ कि शायद बात कहीं से कहीं जो है वो पहुँचती। मेरे बहुत तल्ख सवाल हैं जिनके बहुत तल्ख ही जवाब होंगे उनके पास, लेकिन सामने आके जो है वो मुझे ट्रॉल तो किया जाता है, मेरे खिलाफ साजिशें की जाती हैं। इस औरत की शादी नहीं हुई तो शायद इसको ऐसा लगता है, इसको कोई मर्द लिफ्ट नहीं कराता तो इसको ऐसा लगता है। अमेरिका में बैठी खवातीन मेरे खिलाफ ये बदतमीजियाँ कर रही होती हैं। यार देखो भाई, मुझे किसी मर्द की ज़रूरत नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह रसूल के रास्ते पे चलने वाली बंदी हूँ। मेरा एक ही शौहर, मैंने उसके साथ ज़िंदगी गुजारी, उसी के नाम पे मरूंगी। ये मेरी मोहब्बत है। मैं किसी को जवाबदेह नहीं हूँ, लेकिन मैं उस औरत को जो पाकिस्तान की औरत है उसको ये ज़रूर समझाऊंगी कि अगर मैंने डिग्निटी से काम किया, मैंने इज़्ज़त से काम किया, तो फिर मैं चाहूँगी कि मेरी हर बहन, हर बेटी, हर बीवी जो है वो अपने शौहर की इज़्ज़त रखते हुए जो है वो मुकाम हासिल करे। मैं नहीं चाहूँगी कि मेरी औरत जो है वो आज की बेटी जो है वो बाहर निकल के जो है वो अपना तमाशा बनवाए, वो पार्टियों में जाए, वो पिल लेकर जो है वो कभी किसी के जो है वो कंधे पर पड़ी हो, कभी उसको जो है वो एक मुर्दा लाश समझकर जो है वो किसी खिड़की से धक्का दिया जा रहा हो, कभी उसके ऊपर जो है वो जुल्म और तशद्दुद किया जा रहा हो। आप नशे में आपके साथ क्या हो गया आपको तो पता ही नहीं है। आप कौन से लिबरलिज्म की बात करती हैं? वो लिबरलिज्म जो आपको साइको बना रही है। आप साइकोपैथ हैं, मैं आपको लिबरल नहीं मानती। आप मेंटली डिस्टर्ब खवातीन हैं, आप डिस्टर्ब फैमिलीज़ हैं, आपने पूरा पाकिस्तान डिस्टर्ब करके रखा हुआ है। कौन सी बातें करते हैं आप कि आज़ादी? कौन सी आज़ादी चाहिए? जवाब दें, कौन सी आज़ादी चाहिए? दोस्ती यारियाँ चाहिए, जो आजकल थोड़ा सा ट्रेंड हो गया। लड़कियों को बॉयज़ के साथ बहुत दोस्ती, उनके साथ घूमना, रातों को लेट आना, फिर घर में गुस्सा करना कि भाई अगर पेरेंट्स पूछ रहे हैं, ख़बर ले रहे हैं किधर हो, तो बच्चियाँ गुस्सा करती हैं। और आपको पता है कैसी कैसे नशे आ गए, कैसी कैसी गोलियाँ आ गई हैं। ऐसी गोली, ऐसी चीज़, आपको पाउडर, ऐसी कुछ चीज़ें छिड़क के दे दी जाएँ, आपको आपके 2 दिन 3 दिन ज़िंदगी से गायब हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा आपके साथ क्या हुआ है। बिल्कुल। कैसी कैसी कोई वीडियो बना ले, कोई हरकत कर ले, बना रहे हैं। कोई पिक्चर बना ले, कोई ऐसे काम कर ले, कोई किसी के साथ कमरे में बंद करके चला जाए, कुछ भी कर कौन पूछने वाला? वो जब उठेगी तो उसको पता ही कोई नहीं चलेगा। वो तो उसकी ज़िंदगी के 2 या 3 दिन गायब होंगे, जिसकी उसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। ऐसे ऐसे नशे आ गए। तो बच्चियों को सेव करना आज के दौर में वेरी इंपॉर्टेंट है। जब मैं आपसे एक बात कर रही थी, हम थोड़ा सा इस तरफ आते हैं कि ये जो मर्द है, हर मर्द मैंने तो देखा है कि अपनी घर की जो औरत है उसको पाबंद, और जो बाहर की औरत है उसको आज़ाद देखना पसंद करता है। व्हाई इज़ दैट? जिस दिन आपके पाकिस्तान के 50% मर्द जो है वो गैरतमंद हो गए ना, यहाँ पे औरतें अपना जिस्म बेचना छोड़ देंगी। वाह।
आज औरत जिस्म बेचती है तो मर्द के आगे बेचती है ना, हाँ वो अपने आप को खुद तो नहीं एंटरटेन कर रही, नहीं। तो फिर मर्द जो है वो इतना गैरतमंद है तो फिर इस औरत को क्यों खरीद रहा है? आप अपने पैसे का ज़ौम दिखा रहे हैं या आप अपना किरदार शो कर रहे हैं? किरदार सलाहुद्दीन अय्यूबी का था, जिसने औरतों को कैद किया मगर उनके साथ जुल्म नहीं किया, उनको आज़ाद कर दिया। हुक्म ये है इस्लाम में कि अगर जंग हो जाए तो औरतों और बच्चों पर जो है वो जुल्म नहीं करना, और किसी कैदी बनाई हुई औरत को जो किसी और कबीले से हो या किसी और कम्युनिटी से हो उसके साथ गलत नहीं करना। एक कॉल शामिल करते हैं सुल्ताना की। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बाजी, आपका शो बहुत प्यारा है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। बस टॉपिक बड़े मुश्किल होते हैं, क्या साथ देना चाहेंगे हमारा इस टॉपिक पे कि औरत की आज़ादी के ऊपर बात हो रही है, औरत किस हद तक आज़ाद है और किस किस्म की आज़ादी चाहिए आज की औरत को, बताइएगा ज़रा। औरत की आज़ादी, ये आज़ादी तो आज़ादी का क्या है, घर में रहे, अपने बड़ों की इज्जत करे, जो बड़े कहें वो उनका हुक्म माने, बस यही होता है औरत के लिए। और आपके शो में जो बात हो रही है कोई नींद के मोतियों की तरह है, बहुत प्यारी बातें कर रही बच्ची, मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। काश हर औरत ऐसे आपकी हर बात को समझे और हमारा माशरा ना तरक्की करेगा। औरत पहली दस्तगाह माँ की गोद होती है, ये आप ऐसे दे रही हैं भी जैसे भी तरबियत दे रही हैं आप हर बच्ची को। देखिए मैं बहुत खुद प्यारा बेटी वाली हूँ, ठीक है, मैं हमेशा से यही बात करती हूँ, जो चीज़ मैं अपनी बेटी के लिए देखूँगी, फ़राल के लिए देखूँगी, उसका फ्यूचर देखूँगी, मैं हर माँ की औलाद बेटियाँ, जो सबकी बेटियाँ सांझी होती हैं, मैं उन सबकी बेटियों के लिए वही दुआ करूँगी, वही उनकी तरबियत के लिए सोचूंगी और वैसे ही उनको बनता देखना चाहूँगी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। देखते रहिए मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नबी अली ख़ान हमारे साथ मौजूद हैं और हम आज बात कर रहे हैं औरत को जो आज़ादी चाहिए, ये कौन सी आज़ादी है और किस हद तक की आज़ादी है जिसकी डिमांड करती हैं और ये औरत जो है ना मार्च के लिए निकल जाती हैं जब जब वुमेंस डे आता है। ठीक है, आइए ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। आज हम फेमिनिज़म के ऊपर बात कर रहे हैं, औरत की आज़ादी के ऊपर बात कर रहे हैं। नबिया हमारे साथ मौजूद है। नबिया, मुझे ये बताइएगा कि जो औरत है जी, इसकी आज़ादी की हदूद क्या है, लिमिट्स किस हद तक हैं? क्या मॉडर्न कपड़े पहनने वाली औरत जो है वो आज़ाद है, जो बुर्का करती है, पर्दा करती है, बाया पहनती है, वो आज़ाद नहीं है? नहीं, सब आज़ाद हैं, कोई कैद में नहीं है। हाँ, कुछ बाउंड्रीज़ होती हैं ख़वातीन के लिए। औरत को इस्लाम ने वैसे तो मुकाम ये दिया कि औरत कोई नुमाइश की चीज़ नहीं है। औरत से कहा कि तुम अगर अपने शौहर से मोहब्बत करती हो और इस्लाम को समझती हो तो घरों में ठहरी रहो। घरों में ठहरे रहने का मकसद ये है कि तुम गलत मर्दों की गलत नज़रों से बच जाओगी। लेकिन हमारे जैसी ख़वातीन जिन्हें बहुत छोटी उम्र में जो है वो फील्ड में काम करना पड़ा, आना पड़ा, मेरी मजबूरी थी कि मुझे जो है वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करना था, इसलिए मुझे इस फील्ड में आना पड़ा। तो वहाँ पर डिग्निटी के साथ काम करना, अपनी आज़ादी होते हुए भी गलत आज़ादी का इस्तेमाल ना करना, ये शुजात, ये जो है वो काम, ये मामलात अल्लाह हर किसी के साथ नहीं करता। ये वही अल्लाह कहता है कि मैं उसको जो है ये ताकत देता हूँ समझने की, जो ये ताकत लेना चाहता है। जो हिदायत वालों को मिलती है, जिनके दिलों पे मोहरे लग जाए उनको हिदायत नहीं मिलती। कितने वलीउल्लाह हैं आप देख लें, पीराने पीर, दस्तगीर, अंबिया, औलिया इकराम तमाम मर्द हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्द हैं। आप देखिए कि उनके पंचतन पाक जिनका हम सदका खा रहे हैं 4 मर्द हैं। बेशक। मौला अली अलैहिस्सलाम, फिर इमाम हसन, इमाम हुसैन, एक खातून है जो खातून जन्नत है, वाह, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह। अब आप मुझे ये बताइए कि एक खातून, 4 मर्द, पीराने पीर, दस्तगीर, अंबिया, औलिया कराम मर्द। आप देख लें लाहौर के गवर्नर जनरल हज़रत दाता गनबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह मर्द। आप देख लें अजमेर शरीफ में बैठे हुए ख्वाजा गरीब नवाज़ मर्द। आप देखें कि पाकपतन में बैठे हुए बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह मर्द। अगर आप देख लें मोहब्बत और इश्क की दास्तान बाबा बुल्ले शाह मर्द। उनके आगे से पीर शेख इनायतुल्लाह जो है वो मर्द। मुझे आप ये बताएं, ये सारे मर्द हैं। लोग कहते हैं आप मर्द की तकरीम क्यों करती हैं? मेरे इस्लाम ने मर्द को मुकाम दिया है। कहाँ है औरत? सिर्फ एक 2.5 कलंदरिया, सिर्फ एक। आप ये देखें कि कलंदर भी मर्द, हज़रत शहबाज कलंदर जो है वो मर्द हैं। फिर अगर आप बू अली शाह कलंदर मर्द, और फिर सिर्फ एक औरत हज़रत राबिया बसरी कलंदर, जिनको 2.5 कलंदर कहा जाता है।
तो मुझे बताएं, औरत ने अपने मुकाम पे काम किया होता तो अल्लाह ने औरत को ये मुकाम देना था जो मर्दों को मुकाम मिला। औरत ने अपने नफ्स पे, अपनी आज़ादी पे कंट्रोल हासिल किया होता तो आज हमारे पास ऐसी शुजाअत और बहादुरी से भरी हुई औरतें होती। ये जब सलाहुद्दीन अयूबी जंग हुई थी ना, तो वहाँ पर अंग्रेज़ों ने प्लान कर लिया था कि इनकी औरतों को हमने इतना बेहया कर देना है कि उसके बाद कोई औरत जो है वो सलाहुद्दीन अयूबी ना पैदा कर सके। आप सोच सकती हैं ये कितना तकलीफ दे मामला है। आज माएँ जो हैं, जो नाच गाना कर रही हैं, जो टिकटॉक है, जो सोशल मीडिया है, वो भरा पड़ा है इस चीज़ से। ऐसा नहीं है कि कभी हम नहीं नाचे, हम भी अपनी फैमिली में जो है वो अगर कभी मेहंदी होती है, कोई बात होती है तो हम भी जो है वो डांस करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इस नाच को आम करना, आम करने के बाद दुनिया लिबास पहनना और उसकी जो है वो तशहीर करना, ये गलत है, ये इस्लाम नहीं कह रहा, ये आज़ादी मांग रही है। बिल्कुल, बेशक। एक कॉल शामिल करते हैं जवार की। सरगोदा से अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, कैसी तबीयत है? क्या कहेंगे आज के टॉपिक पे? आज हम औरत की आज़ादी के ऊपर बात कर रहे हैं। आपका मैं प्रोग्राम सुन रहा था, आप यकीन करें मेरी आंखों में आंसू आ गए इनकी बातें सुन के। वाह, शुक्रिया जी। कुछ कहना चाहेंगे? शामिल हो हमारे टॉपिक के साथ तो प्लीज़। नबिया भी हैं। इस तरह की बातें घरों में या इस तरह के लोग अगर मिल जाएं 15 से 20, इस तरह लोग समझ जाएं, बस बात असल है समझाने की बात। हाँ जी, अब हर एक को तो आप घोल के नहीं पिला सकते ना कि ये पी लो जी तो तुम ठीक हो जाओगे। अपने घर से अगर बंदा शुरू करे तो फिर तो बात है ना जी। और दूसरा मैं इनसे कहना ये चाह रहा हूँ, अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी जी जी, वालेकुम अस्सलाम भाई। अल्लाह आपको हयाती दे, अल्लाह आपको जिंदगी दे। बहुत शुक्रिया। इस मौजू पे आप कोई किताब लिखें तो मेरा ख्याल है कि वो कोई भी नहीं खरीदेगा। कहते हैं कोई भी नहीं खरीदेगा, बात ठीक कह रहे हैं। कोई भी नहीं खरीदेगा, मैं सही कह रहा हूँ। सही कह जी। तो आप थोड़ा सा, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ये जो पाकिस्तानी टीवी पर ड्रामे आ रहे हैं इन पे भी कोई नजरसानी हो ना हुकूमत की तरफ से। जी जी इंशाल्लाह। हाँ जी, तो क्या क्या होता है, अल्लाह आपको सलामत रखे। बड़ी अच्छी बातें आप कर रहे हैं। मैं तो आपको अक्सर नेट पे भी देखता हूँ तो पता चलता है कि जी इस तरह के लोग हों तो हमारी बहनों, बेटियां, माएँ, बीवियां कुछ समझ जाएं तो बड़ी बात है। किसी को एक अल्फाज समझाना भी बड़ी बात है। और नबिया, एक बात इन्होंने अच्छी की है, वो हम आपकी जो है ना एक बात को ज़रा उसको एलैबोरेट भी करेंगे, वो जो आपने ड्रामों वाली बात की है, ठीक है ना, ये बात बिल्कुल सही है। हमारे जो ड्रामे हैं ना, उधर से भी ना औरत देख देख के ड्रामों को काफ़ी ख़राब हो रही है। इस तरह से ख़राब होती है कि वो अपने घर को ख़राब करती है, ठीक है, फिर शॉपिंग की डिमांड हो गई, सास ससुर के साथ बदतमीज़ी हो गई, काम ना करना, झगड़े करना, फिर अपनी ख्वाहिशें पूरी करना, मियाँ अगर अमीर नहीं है उसको छोड़ देना, किसी और मर्द के इंतज़ार में भाग जाना, ऑल दैट। ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये जो चीज़ों के ऊपर ड्रामे निगारियाँ हो रही हैं, ये भी हमारे माशरे की लड़कियों को ख़राब करी। बात आपकी ठीक है, इस पर हम थोड़ी सी एलैबोरेशन करते हैं। नबिया, क्या कहेंगी? देखिए, मैं तो हमेशा से आजकल के जो ड्रामास बन रहे हैं उसके ख़िलाफ़ हूँ और मैं इन राइटर से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करती कि जो औरत की आज़ादी की बात कर रहा है, जो औरत को भागने का तरीका बता रहा है, जो कॉलेज बंक कैसे करना है, यूनिवर्सिटी से जो है वो किसी लड़के के साथ पीछे बाइक पे बैठ के किस तरह भागना है, ये सारे तौर तरीके हमारी बच्चियां जो हैं वो सीख रही हैं। तो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के उन ड्रामों से जिसमें ये चीज़ जो है वो आम बताई जा रही है कि एक छोटे घराने की बच्ची है, एक मुतवस्सित तबके से उसका ताल्लुक़ है और वो अमीर होने का जो है वो उसको क्रेज़ है और इस चक्कर में वो जो है वो अपनी दोस्त के भाई के साथ जो है वो अटैच हो गई है। ये क्या है? ये हमारे माशरे का कौन सा पहलू आप दिखा रहे हैं? फिर जो है वो एक लड़की है, वो किसी की जो है साली है और उसे बहनोई के, आपको पता है कि ये बहनोई का रिश्ता कितना बड़ा है? ये कितना आपको, आपका बड़ा भाई होता है बहनोई, आपकी बहन का जो है वो उस निकाह हुआ है उस शख्स के साथ। बड़ी बहन माँ की जगह होती है। बड़ी बहन माँ की जगह है, तो वो आपका बाप है, उसका बाप हुआ। आप अपने बाप के साथ जो है वो ऐसा कैसे सोच सकते हैं? नाउजुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। आज से मैं कहती हूँ, मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती ऐसी लड़कियों को कि जो किसी की सालियां हैं। और ये जो टॉपिक बना हुआ है ना, साली आदि घर वाली, इसको जहन से निकाल दें। ये गाली है, प्लीज, ये गाली है, गाली ना दिया करें मजाक में भी बैठ के। बिल्कुल बात सही है इनकी। ये कोई साली आदि घर वाली नहीं है, ये साली जो है वो बेटी है, वो उस आदमी की बेटी है जिसकी बहन से उसका निकाह हुआ है। हाँ, ये भी बात करते हैं, एक के साथ दो दो मजे। हाँ, हमें तो साली भी खूबसूरत मिली है। और ये सारे बहनें भी अपनी नजरियात और अपने नजरिए चेंज कर लें। अगर आपने इस्लाम को मानना है और अगर आप अपने आप को मुसलमान कहते हैं, हम आशिक़े रसूल तो अपने आप को कहते हैं, हम करते क्या है इश्क? मुझे ये बता दिए, इश्क का मतलब समझा आज तक हमने कि इश्क का मतलब क्या है? नबी, एक और कॉल शामिल करते हैं, काफी देर से वो होल्ड पे हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। जी क्या कहेंगे? मैं प्रोग्राम शोएब देख बात रहा हूँ, कर रहे हैं, मुझे शोएब कराची वाकई से। बहुत खुशी हुई। आप बहुत अच्छा टॉपिक आपने लेकर रखा है जो माशरे की सुधार का एक जरिया है। तो मैं इस सिलसिले में, क्योंकि ये मुस्लिम कंट्री है और मैं खुद भी मुसलमान हूँ और कुरान और हदीस और सहाबा जो है वो हमारे लिए मोहतरम है बेशक। ये गाइडलाइन के लिए। तो उस हवाले से मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि जब ये बातें हो रही हैं, बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। आप खवातीन से मैं बहुत मुतासिर हूँ जो आपने ये प्रोग्राम रखा है। जो भी वक्त सब बैठी मैं उनकी इज्जत करता हूँ। शुक्रिया। मेरा जो कहना है वो ये कि हम हर चीज में इस वक्त जो हमारे अल्लाह के रसूल मौजूद हैं हम, लेकिन मतलब फिजिकली तो इस वक्त नहीं है ना। तो इसलिए जितने भी हवाला जात दिए जा रहे हैं, कुरान ऐसा है जो वाहिद है, जो अल्लाह का काम है, जो मौजूद है जिंदा और जावेद है, इसमें कोई शक और की गुंजाइश नहीं है। बेशक बेशक बिल्कुल। अच्छा, इनकी भी बात बिल्कुल सही थी, सही अच्छा, मैं समझ समझाया नहीं पाई, इन्होंने। मुझे आवाज़ इन्होंने से। यही बात बोली कि जो आप लोग बात कर रही हैं वो बहुत सही है, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है हर बंदे का, मगर यही बात है कि जो इस तरह के जो शोज़ हैं ये बात ठीक है। मगर खैर अब एक और ये वाली बात ज़रूर करेंगे कि जो साली आधी घर वाली, क्योंकि अब ये बात जो है थोड़ी सी इलेबोरेट मुझे लगता है कर देनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। ये तो बात हमने करती कि एक सिंपली गाली है। हाँ। और ये जितनी भी बहनोई है ना, ये मजाक में भी अगर ये बात करते हैं तो दिमाग में रखें, बहुत गंदी गाली आप लोग दे रहे हैं। ये ट्रेंड ना बनाए, ऐसे कुछ नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है कि बेटियों की तरह शफकत का हाथ रखें अपनी सालियों के ऊपर। अच्छा, बहन की तरह भी नहीं, बहन भी नहीं, बेटी। बेटी, बहुत प्यारी बात की। आपकी साली आपकी बेटी है, वो बड़ी है, अगर वो बड़ी है तो वो आपके लिए काबिल एहतराम है, आपकी आपी हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है। लेकिन अगर आपसे छोटी है तो वो आपकी बेटी है। वाह। आप जिस दिन सोच तब्दील करेंगे आपका माशरा तब्दील हो जाएगा। लोग यहाँ पर बात करते हैं कि आप साइंस को और इस्लाम को मिक्स कर देती हैं, आप साइंस और इस्लाम की बात करती हैं। मैं इस्लाम को नहीं निकाल सकती साइंस से। मेरी हर बात में अगर आपने मुझे सुनना है तो मेरी हर बात यही होगी। मुझे एक आखिरी बात ज़रूर बताया, मर्दों को इतना सपोर्ट क्यों करती हैं? ये बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, जब आप चली जाती हैं ये सवाल आता है, सोशल मीडिया पे भी आता है, व्हाई सपोर्ट मेंस अ लॉट। मैं मर्द को सपोर्ट नहीं कर रही। किसने कहा कि मैं मर्द को सपोर्ट कर रही हूँ? मैं इस्लाम में जो मर्द को मुकाम दिया गया है उसकी इज़्ज़त कर रही हूँ, वो रिस्पेक्ट कर रही हूँ। मेरे अल्लाह ने मोहब्बत में ये कायनात बना दी अपने महबूब के सदक़े में। उसके महबूब कौन है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? मर्द। मर्द हैं। तो मेरी ताज़ीम ये है कि मर्द का रुतबा जो है वो औरत से कहीं बड़ा है। मैं आज ये अलल ऐलान आपके जो है वो शो में ये बात करती हूँ कि मैं मर्दों के साथ खड़ी हूँ और मैं मर्द की जो है वो हकूक़ की भी बात करूँगी, मैं मर्द की तकरीम की भी बात करूँगी, मैं मर्द की इज़्ज़त की भी बात करूँगी। जिस औरत ने मेरे ख़िलाफ़ होना है, जो पोस्टर लगानी है, जहाँ ले जाके मुझे जो है वो खड़ा करना है, जिस जगह मेरे ऊपर केस करना है कर दें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अकॉर्डिंग टू इस्लाम चलती हूँ। मेरे अल्लाह ने जो है वो मर्द को मुकाम दिया है, तो मैं या ये औरतें कौन होती हैं उससे उसका औरत मुकाम को छीनने निकाला ही वाली? मर्द की पसली से है। आपको इज्जत दी है मर्द ने, आपका नाम मर्द के नाम के साथ जुड़ेगा तो आपका जो है वो निकाह होगा। क्या बात है। वरना आप अकेली क्या करती फिरेंगी इस मर्द मुल्क एक में? शेल्टर है। मर्द एक शेल्टर है। मर्द को आप नहीं निकाल सकती। मर्द अच्छे बुरे होते हैं, मैं मानती हूँ। जो मर्द औरत पे हाथ उठाते हैं मैं उन मर्दों को पसंद नहीं करती। जो मर्द औरत को गाली निकालता है मैं उस मर्द को मर्द नहीं समझती। मर्द की तकरीम और इज्जत ये है कि गुस्सा आए तो पी जाए। मर्द का जो है वो मुकाम ये है कि अपनी बीवी को वो तमाम चीज़ें प्रोवाइड करे जो उसे अल्लाह ने जो है वो हुक्म दिया है। एक औरत का ख्याल रखे, अपने घर में बिठा के अपनी बेटी, हम क्या करते हैं अपने बेटों को पैसे दे देते हैं, बेटियों को पैसे नहीं देते। खुदा के लिए मैं उन बाप से आज मुखातिब हूँ आपके शो के तवस्सुस से कि अपनी बेटियों को पैसे देना शुरू करें। आपकी बेटियों को आप पैसे नहीं दे रहे, तभी वो जाकर कोई बॉयफ्रेंड बनाती हैं, तभी वो जाकर जो है वो शुगर डैडी के पीछे पड़ती हैं, तभी वो जाके अपनी ब्रांडेड चीजें लेने के लिए को जो जरूर है पैसे दे देंगे, पैसा इकट्ठा करती हैं। खुदा के लिए आज से अपनी बेटियों को पैसा देना शुरू करो ताकि आपकी बेटियां जो हैं वो अपने आप को सेफ एंड सिक्योर महसूस कर सकें और आपके लिए उनके दिल में मोहब्बत पैदा हो सके। बेटा चाहे सिगरेट पी ले, कुछ कर ले, दोस्तों में उड़ा दे, नशा कर ले, पूछने ताछने वाला नहीं पैसे के। बेटी को पैसे देते हुए वाकई थोड़ी सी गलतियां और करते हैं। बेटी को सजाओ संवारो, उसको हक दो कि वो सजे संवरे। वो कोई अच्छा लिबास पहनना चाहती है उसको जरूर लेके दें, खरीद के दें। जिस दिन बाप ने और भाई ने बेटियों को शॉपिंग करानी शुरू कर दी ना ले जाके अपने साथ, उस दिन ये जितने अफेयर्स चल रहे हैं सारे बंद हो जाएंगे आपके पाकिस्तान में।
क्या बात है, थैंक यू सो मच नबिया, बहुत अच्छा लगा आज के टॉपिक पे, बड़ा अच्छा एलैबोरेट किया आपने, हर तरीके के पहलू को बहुत कम टाइम पे छेड़ा है आपने, मगर इस टॉपिक को हम एक और बार डिस्कस करेंगे बिकॉज वी स्टिल हैव अ शॉर्ट टाइम, बट हम आपको दोबारा मधु करेंगे एंड थैंक यू अगेन, थैंक यू फॉर कमिंग। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं, देखते रहिए मॉर्निंग विद फिजा। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। नाज़रीन, अभी हम आपके सामने बात करेंगे बालों की ग्रोथ के ऊपर। बाल जो गिर रहे होते हैं, गंजपन की तरफ चले जाते हैं, बालों का ख्याल रखने की हम अच्छी तरीके से कोशिश कर रहे होते हैं, मगर हमें समझ नहीं आता। 2-3 बातों से मैं बात शुरुआत करती हूँ यहाँ पर, फिर उसके बाद मैं आपकी अपने मेहमान से मुलाकात करवाऊँगी जो आपको ख़ास बताएंगे आज कि आप अपने बालों को किस तरह से लंबा, घना और चमकदार बना सकते हैं। और तो 1-2 चीज़ें, क्योंकि मौसम ऐसा है कि सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि गर्म पानी से सर्द होते हैं, तेज़ खौलता हुआ गीज़र का गर्म पानी हो जाता है तो सर्दी बड़ी लग रही होती है, तो जिस्म जो है हम गर्म पानी, नीम गर्म पानी से नहा रहे होते हैं, तो साथ साथ हम सर पे भी ना वही खौलता हुआ गर्म पानी जो है ना शॉवर का ले रहे होते हैं, और हमें लगता है हमें बड़ा मज़ा आ रहा है और बड़ी टिकोर मिल रही है सर पे। तो उसके बाद जो वो टिकोर है ना, आपका सर स्कैल्प जो है वो खुश्क कर देती है, ठीक है, ऑल्दो जला भी देती है, और उसके बाद जो है ना आपके बाल गिरना, हेयर फॉल, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो सर के ऊपर इतना खौलता गर्म पानी ना डाला मत करें, उससे आपके बाल बहुत जल्दी गिरना शुरू करेंगे और गंजे भी बहुत जल्दी हो जाएंगे, चाहे मर्द या औरत। और उसके अलावा हम क्या करते हैं कि हम ये हेयर स्प्रेज लगाते हैं, हम केमिकल्स लगाते हैं, ये जेल वगैरह लगाते हैं, मैं तो तेल के साथ लगाया हुआ है, तो तेल ये सब कुछ जो हटा के तो ये जेल वगैरह जो लगाते हैं ये भी बड़े केमिकल वाले होते हैं, इससे भी बाल ख़राब होते हैं। जो बॉयज़ आजकल बहुत जल्दी उम्र में गंजे हो गए, वो यही लगा के वैक्स लगाते हैं, जेल लगाते हैं, तो आप देखा आधी टिंड गंजी नुमा, काफ़ी यहाँ पे मेरे भाइयों की टिंड निकली हुई है, तो ये इसी वजह से निकल जाती है। इसका भी बड़ा ख्याल रखने का तरीका आज हम पूछेंगे। हमारे पास बड़े ज़बरदस्त मेहमान मौजूद हैं, कॉल कर सकते हैं, परेशान हैं, कोई ऐसी परेशानी है जो गंजपन का कोई इलाज नहीं मिल रहा, बाल गिरे जा रहे हैं, तो उसके लिए आप पूछ सकते हैं। हमारे पास हैं हकीम इसहाक सुल्तान साहब, हमारे सेट पे आते रहते हैं और बड़े जादूगर हैं, बड़े अच्छे हकीम हैं, बड़ी अच्छी हिकमत है इनके हाथ में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है जी सर? थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, आपके पास नॉलेज है सर, और ये मैं ज़रूर बताऊंगी क्योंकि बहुत से लोग आते हैं मेरे पास, मगर मुझे आपकी कुछ चीज़ें जो है बहुत स्पेशल लगी, बहुत अच्छी लगी। और एक आपने मुझे दिया था वेट लूज़ करने का एक वो जो सिरप दिया था। मैं आपको बताऊं, मैंने अभी पूरा ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया था, मैं चली गई थी लंदन, मगर वो बड़ा कारआमद है। और मैं ये कहूँगी कि अगर किसी को कोई मसला है वाकई वेट का, इतना ज़्यादा ओवर वेट का अगर किसी को मसला है, तो वो एक ऐसा अर्क बना के देते हैं जो कि मुझे लगता है वो अर्क बड़ा कारआमद है। अगर आप वो लाइव भी एक बार हमें यहाँ पर बनाना सिखा दें तो इतनी रहनुमाई हो जाएगी, इतनी नेकी कमा लेंगे हम कि मैं क्या बताऊँ। इसके लिए आपने मुझे टाइम देना है क्योंकि मैंने खुद आजमाया वो। जी बिल्कुल, वो डिटॉक्सिफाई करता है। ये लाइव बताएंगे आप हमें? जी, मैं नेक्स्ट जैसे आप मुझे बताते हैं, आज तो चलो हमारे हेयर पे बाल चल रही है, नेक्स्ट आप वादा करें कि आपने वो जो अर्क है ये वो लाइव सिखाना है। मैं यहाँ पर आने का मकसद ये था कि हर्ब को जो है प्रमोट करना, इस सिस्टम को जिसके बारे में लोग थोड़ा सा उनको सही नहीं गाइड किया जा रहा, ताकि पता चले कि हर्बल सिस्टम अब मेडिसिन है क्या, अब वो कितना इफेक्टिव है और उसका कोई आफ्टर इफेक्ट्स नहीं है। वाह, अच्छा, उससे थोड़ा सा ना पेट भी साफ होता है जी, गैस भी रिलीज हो जाती है, करता है ना जी। हाँ। तो ज़ाहिर है कि वो सारा कुछ करेगा, और आप इतना हल्का फुल्का महसूस करते हैं, आपके मेटाबॉलिज्म को एनहांस करता है। वाह, सो दैट आपकी बॉडी आपकी कैलोरीज को मैक्सिमम यूज करती है, वो फैट्स की शक्ल में आपके डिपॉजिट नहीं होने देती, आपका वेट गेन होता ही नहीं है। अच्छा, मुझे एक्नी इशू भी शुरू हो गया था, मैंने 15 दिन इस्तेमाल किया, वो भी साफ हुआ। जब वो डिटॉक्सिफाई करेगा तो तमाम जहरीले मादे को बॉडी से एक्सक्रीट कर देगा और आपकी स्किन भी ग्लो करेगी। क्या बात है। चलें जी, फिर ये तो आप याद रखिएगा कि ये वाला अर्क मैं आपको यहाँ पर बनवाना सिखाऊंगी। आज हम बात करेंगे बालों के ऊपर। सबसे पहले तो बताइए, बाल गिरते क्यों हैं? ये क्या खुश्क मौसम की वजह से गिरते हैं, पानी नहीं पीते इस वजह से गिरते हैं, या फिर हम अपना बालों का ख्याल नहीं रखते, तेल नहीं लगाते इस वजह से? बेसिकली मैं इसकी इब्तदा तो यही करूँगा कि मैं चूँकि हर्बलिस्ट डॉक्टर हूँ, मैं हिकमत से चूँकि मेरा ताल्लुक़ है, और हिकमत की एक अपनी बेस होती है, वो उसके अपने के फंडामेंटल रूल्स होते हैं जिसकी बेस पे वो इलाज करता है। हम एक ही जो है वो ऑयल, एक ही शैम्पू सबको यूज़ नहीं करवाएंगे, उसके मिजाज के मुताबिक हम देखेंगे इसका इस वक्त टेम्परामेंट क्या है, इस वक्त इसमें किस खिल्त की ज़्यादती हो रही है, हम उसके मुताबिक आपके सामने में आपको उसको बताऊंगा। और हर शख्स के लिए अलग अलग होगा। मिजाज में हम 4 वजूहात होते हैं जिनकी वजह से बाल गिरते हैं। पहला, जिनमें बलगम की ज़्यादती या रतूबात की ज़्यादती हो जाती है। सेकंड, जिनके अंदर खुश्की या तेज़ाबियत की ज़्यादती हो जाती है। थर्ड, जिनका ऑटो इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। और फोर्थ, जिनके अंदर सफरा या
हरारत की ज्यादती हो जाती है। सफरा क्या होता है? बाइल, येलो बाइल, अच्छा, जिनमें जो हमारे पित्ते के अंदर इकट्ठा होता है और वो हमारी आंतों पे गिरता है और अपना फंक्शन करता है और जो लिवर में प्रोड्यूस हो रहा होता है, दैट इज अ बाइल। तो इनमें क्या सिम्टम लेके आएगा पेशेंट हमारे पास और हम उससे कौन सा आयल एडवाइस करेंगे, आप देखें, और वो इफेक्टिव होगा। लेकिन अफसोस यहाँ पर होता है, हम कहते हैं एक ही आयल दे दो, सब लोगों के लिए यूज होगा, नहीं होगा। हर एक का अलग अलग मिजाज है। अच्छा, हर एक की हर अलग एक की अलग अपनी अपनी बीमारी है। जी, हर एक अपनी इंटरनल प्रॉब्लम अलग है। आप इंटरनल प्रॉब्लम को ठीक नहीं करेंगे तो ऑयल क्या करेगा, शैम्पू क्या करेगा? आपको उसके मिजाज के मुताबिक लेके चलना पड़ेगा, वाह क्या तो बात। रिजल्ट विल बी 100%। अच्छा, मुझे बताएं, जैसे लड़कियों को बड़ा शौक होता है उनके बाल जो है ना वो गिरे ना, घने रहें, लंबे रहें, जी। ठीक है, लेंथ बहुत जल्दी बढ़ जाए बालों की, ऐसे सबसे ही पहले होगा। तो लड़कियों को यही शौक होता मैं है। देखिए, जब हम रूट काज को क्लियर करते हैं ना, तिब का यही तो काम है कि वो सिम्टमेटोलॉजी ऊपर बात नहीं करता, अलामतों के ऊपर बात नहीं करता, वो रूट काज के ऊपर बात करता है, वो बॉडी को ठीक करता है। तो ये भी हमारी बॉडी का हिस्सा है। बस वो फिर ठीक आप होगा ब्रेक के बाद तो हम सब ये- ठीक हो। तो मैं आपको बकायदा बताता सर हूँ यहाँ ब्रेक के पर। बाद आप बताएं, जो कॉलेज स्कूल की बच्चियां हैं और छोटी उम्र की जो बच्चियां होती हैं 9, 10, 11, 12 साल की उम्र में, उस उम्र से हम ऐसा कौन सा तेल लगाएं, क्या ख्याल करें कि बच्चियों के बाल सर में घने हो जाएं, ठीक है, और जब वो स्कूल कॉलेज जाएं तो मोटी अच्छी भारी बिल्कुल, गुत्त जो है ना ऐसे- उनकी होनी ऐसे ही चाहिए। होगा, ब्रेक के ऐसे बाद ही। आप बता दें बस प्लीज। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं, देखते रहिए मॉर्निंग विद फिजा। जी गौर से देखिएगा इस सेगमेंट, कॉपी पेंसिल पकड़ लें, वरना ये जो सोशल मीडिया पे हमारी रील होंगी वहाँ से आप इसको सेव कर लीजिएगा, क्योंकि हम बड़ा काम का तेल बताने लगे। मुझे ये बताइएगा, कुछ लोग कहते हैं कि बचपन में जब बच्चों की टिंड नहीं कराई जाती है, उनकी झंड नहीं कराई जाती है, या फिर अगर एक बार झंड हुई है और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई दोबारा झंड नहीं कराई थी बच्चों की, इस वजह से बाल जो है ना सही घने नहीं आए, तो क्या ये रीज़न होता है? ये सब मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली आपके अपने बॉडी के अंदर क्या वो न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जो बालों की ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं। अगर बच्चों के अंदर ये है कि प्रोटीन डेफिशिएंसी है, उनके अंदर खून की कमी है, उनके अंदर मिनरल्स वगैरह कम है, आप जितनी मर्जी टेंड करवाते चले जाएं, बालों को जब उसका न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले तो बाल कैसे ग्रो करेंगे? 4-5 साल का बच्चा हो जाता है फिर टिंड करा देते हैं, कहते हैं हाँ, अब सर्दियों कितना बुरा लगता है। सर्दी में करवा देंगे बच्चे को, वैसे भी जो और सर्दी लग जाएगी, बीमार हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। हाँ, तो बाकी सर्द ममालिक में देखे लोग नहीं करवाते, गोरे तो नहीं कराते, तो उनके माशा बाल बहुत हेल्दी भी होते गोने हैं, भी होते हैं, सिल्की होते हैं, कर्ली, जी, पता नहीं सारा किस किस कुछ होते किस्म हैं। के बाल होते हैं, है ना जी। चलिए जी, फिर बताएं आप हमें। आज हम आपको जी एक ऐसा हर्बल शैम्पू बनाने का बड़ा आसान तरीका बताएंगे और साथ आपको ये भी बताएंगे कि आप उसी एक ही मेथड से शैम्पू भी बना लें और ऑयल भी बना लें। अच्छा? बड़ा सिंपल सा है। आमतौर पर आजकल के दौर के अंदर जो है वो मर्द हो, औरत हो, बच्चे हो, सबके सब बालों के मसाइल का दो चार हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। पहले एक खास उम्र के अंदर आके उनके बाल गिरते थे, सफ़ेद होते थे, पतले होते थे, लेकिन अब क्या है कि छोटी उम्र के अंदर भी सब कुछ ऐसा हो रहा है। हाँ। तो तिब ने बकायदा बाल गिरने के 4 वजूहात बताइए और हम उन्हीं की बेस के ऊपर आपको जो है उसको डायग्नोज करना भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आपने इस शैम्पू और इस ऑयल को कैसे यूज़ करना है। तो क्योंकि अक्सर ये मिथ है कि एक ऑयल बना सब घर वाले यूज़ करें, हर एक का मिजाज मुख्तलिफ हो सकता है, एक ऑयल सबको कभी भी जो है फ़ायदा नहीं देगा। मेरी बात को गौर से सुनिए, जैसे बताता हूँ अपने मिजाज को डायग्नोज खुद कर लीजिए, मेरा बताए हुए तरीके से ऑयल यूज़ कीजिए और इंशाल्लाह रिजल्ट देखिए, सिर्फ 3 दिन के अंदर मैजिकल रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। यस, और आप हैरान रह जाएंगे कि हर्बल के अंदर अब मार्केट में जो आ रहे हैं केमिकल से भरे हुए आ रहे हैं। मेरी बात सुनिए, 3 दिन नहीं, हम पूरे 7 दिन रखते हैं, मैं इस्तेमाल करूंगी। एग्जैक्टली, जब उनको फायदा 3 दिन में होगा, दे विल कंटिन्यू टू यूज दिस। खुद ही बिल्कुल, उनको पता चलेगा। टाइम इससे पहले के जी, वेस्ट हो, फिर दिखाएं, आज बताएं जल्दी जी, जल्दी। सबसे पहले तो ये चीज है जी, हमारे यहाँ सिकाकाई है जी। सिकाकाई में ये क्वालिटी ने रखी है कि एक तो बालों को जो ब्लैक करता है, दूसरे इसकी ग्रोथ करता है और ये इसके बालों को शाइन देता है। सेकंड हमारे पास चीज जो आती है आंवला है जी, ये आपने लेना है, लेकिन इसके तरीका ये करना है कि आपने इसमें से जो बीज वगैरह इसके अंदर होते हैं वो बिल्कुल निकाल देने हैं आपने जब यूज करना है तो। इसके बीज निकाल देना जी, इसके अंदर बीज होते हैं, आप देखेंगे इसके अंदर इसके बीज निकाल देने हैं आपने। और तीसरी चीज जो है वो निकालने कैसे बता तो दें। उसके अंदर अलग से हैं जी, आप देखेंगे ये इसको वैसे अलग कर सकते हैं आप। ये देखें, इसके बीज बिल्कुल अलग हो गए। ये बीज आपके इस्तेमाल के नहीं है, ये नहीं है। सिर्फ इसका ये शेल है, ये छिलका है, ये आपने इस्तेमाल करना है इसके अंदर। कितने अदद आप बता रहे आप हैं? इसमें 30 ग्राम ये लेंगे, आंवला लेंगे और इसका जो छिलका है वही सिर्फ लेना है, बीजों को आपने निकाल देना, इसका फाइन पाउडर कर लेना है और आपने। ये सिकाकाई? सिकाकाई के अंदर कोई बीज होता ही नहीं है, इसको वैसे ही फाइन पाउडर कर कितना लीजिए। लेना है? 30 ग्राम ये ले लेना है आपने। 30 ग्राम, ठीक। और तीसरी चीज जो मैं बताने जा रहा हूं वो है ये रेठा। आहा, और ये रेठे में देखें
मैंने इसको थोड़ा सा क्रश कर भी दिया है। आप देखेंगे कि इसके अंदर भी बाकायदा एक ब्लैक कलर का सीड होता है। ये मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ जी। इस सबसे निकाल दिया मैंने। Where is that? इसका सीड हमने यूज करना है? नहीं, वो नहीं करना, वो हमने निकाल के फेंक देना है। इसका भी सीड नहीं यूज करना। इसका सीड यूज नहीं करेंगे बिल्कुल। अच्छा, इसमें से मैंने खैर सब के निकाल दिए हैं, लेकिन हाँ इसमें होगा। और दैट्स डिफिकल्ट टू यस। इसको किसी जी, इसके अंदर बिल्कुल ब्लैक कलर का सीड होता है, गोली सी होती है जी। आपने वो यूज़ नहीं करनी, सिर्फ इसका छिलका ही लेना है आपने। और ये भी आपने 30 ग्राम लेना है, लेकिन इसका पाउडर करने के लिए ज़रूरी है पहले से 1-2 दिन के लिए धूप में खूब रख लें ताकि ये खुश्क हो जाए और इसका पाउडर हो सके। सिर्फ इसको? जी हाँ, बाकी कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है। ये 3 चीज़ें 30 ग्राम। और चौथी चीज़ है रोज़मेरी। ये आपको मिल जाती हैं, आप पंसार की दुकान से मिल जाता है ड्राइड फॉर्म में, वैसे मिल जाते हैं मुख्तलिफ नर्सरी के अंदर भी, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं जाने की, ड्राई फॉर्म में मिल जाती है। 30 ग्राम आपने लेने हैं ये। और इसको आपने चारों चीज़ों का पाउडर करके आपने 3 लीटर पानी में बॉयल करना है। इसे इतना बॉयल करने है कि 1.5 लीटर पानी रह जाए। एक सेकंड दोबारा, ये सारे आपने हम मिकदार 30 ग्राम बोल दिए, ठीक है? जी जी, 30 ग्राम ये 4 चीज़ें आपने लेनी है। 4 चीज़ें ले ली और सिर्फ आपने इसको सुखाया है धूप में पहले, ठीक है? ये क्या था? ये रेठा था। रेठे को आपने धूप में सुखाया है, ठीक है? बाकी सारे 30 ग्राम हम मिकदार आपने कहा है कि लेके इस सिर्फ रेठे को धूप में सुखा के 3 दिन के बाद आपने सबको एक साथ पाउडर फॉर्म में बना लेना है। पाउडर फॉर्म में बनाने के बाद क्या करना है? आपने मिक्स करना है और एक आपने अच्छे जो है वो लोहे की कढ़ाई लेनी है। उसके अंदर आपने ये 30 ग्राम ये डालने और 3 लीटर इसमें पानी डालना है। फिर हल्की आंच के ऊपर, लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको वेपोरेट करना पानी को। अगर ज़्यादा करेंगे तो ये नट जो है जिसे हम बेसिकली कहते हैं, ये सोप नट के नाम पे है। इससे झाग बहुत ज़्यादा बनती है, ये बालों की सफाई बहुत अच्छी तरह करता है। अच्छा, एक न्यूज़ ब्रेक है हमारी अर्जेंट, वो हम लेते हैं। जब तक कि आप ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए और फिर यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। आपको बताएंगे कि फिर इसको बॉईल करने के बाद हमने क्या करना है और कितनी देर के लिए बॉईल करना है। इसको हाफ इसका पानी रह जाएगा, हाफ जब पानी रह जाएगा उस हद तक बॉईल करना है। हम आपको ब्रेक के बाद ज्वाइन करते, देखते रहिए मॉर्निंग विद फिजा। अच्छा जी, फिर दोबारा हम रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पर देख लीजिए। आप जल्दी जल्दी नाम लेके बताइएगा। जी इसको जी, ये रेठा है जी, इसको पाउडर करना है 30 ग्राम जी। ये है हमारे पास आंवला, इसको गिटके निकाल के इसका पाउडर करना है 30 ग्राम। ये है सीकाकाई, इसका पाउडर करना है 30 ग्राम। और ये है रोजमेरी लीव्स पेटल्स, ये आपने इसका 30 ग्राम। ये सबको आपने पतीली में डाल के इसके अंदर 3 लीटर पानी डाल देना है। इसको लो फ्लेम के अंदर आपने बॉयल करना है। जब इससे 1.5 लीटर रह जाएगा तो आपने ये करना है, इसमें से 750 ml यानी 3 पाव पानी आपने अलग कर लेना है। और उसके अंदर 250 ग्राम यानी 1 पाव आपने जब जो है शैम्पू बेस आपको मिल जाएगी वो इसमें ऐड कर लीजिएगा। तो इसके बाद शैम्पू बेस कहाँ से मिल जाएगी? मेरे किसी भी अच्छी आप आई का तो पंसारी से भी मिल जाती है, अवेलेबल। वरना किसी भी शालमी से हम जहाँ ले आते हैं मिल जाती है। अच्छा, शैम्पू की बेस? जी, शैम्पू की बेस। और अगर कोई हर्बल ही शैम्पू मिल जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है। वो साफ, वो कुछ भी नहीं, वो भी एक सफाई के लिए होता है और कुछ नहीं। अच्छा, और अगर आप इसको देखते हैं आपके सर में ज़्यादा डैंड्रफ भी आ रही है तो आपने 1 लीटर जो आपके पास ये शैम्पू तैयार हुआ है, आपने थोड़ा सा पानी लेना है और उसके अंदर सिर्फ 10 ग्राम जो है वो आपने सोडियम सल्फेट, जिसे हम गुलाबर साल्ट कहते हैं और ये समुद्री नमक भी कहते हैं हम, इससे नहीं, हमारे यहाँ इस टाइम नहीं है, तो वो आपने पानी में हल करके इस शैम्पू थोड़ा थोड़ा मिक्स करते जाइए तो आपका जो बड़ा विस्कस बड़ा गाढ़ा सा शैम्पू लुक दे देगा आपको। अच्छा। और सर की जो डैंड्रफ है उसको बिल्कुल क्लियर कर देगा। अब जैसे मैंने पहले, और दूसरा ये जो आपके पास 750 ml पानी बचा था उसके अंदर आपने 750 ml जो है वो तिलों का तेल डाल देना है। उसको हल्की आंच पे बनाना है। जब पानी वेपरेट हो जाए, सिर्फ तेल रह जाएगा तो वो आपको इस कलर का तेल मिलेगा। ये है रेठा, सीकाकाई, आंवला और रोजमेरी का बड़ा खुशबूदार तेल होगा और बड़े इजी टू पेनिट्रेट होता है आपके बालों के अंदर। अच्छा। अब जिन लोगों को जो है पानी की या रतूबात की ज़्यादती होती है, उन लोगों में क्या होता है, विटामिन की कमी हो जाती है, उनके अंदर विटामिन ए की कमी होती है, विटामिन B12 की कमी होती है, उनके अंदर आयरन की कमी होती है। तो ऐसे लोग जिनको रतूबात की ज़्यादती की वजह से बाल सफ़ेद हो जाते हैं, बाल बारीक हो जाते हैं, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, तो उनको चाहिए कि जितना ये ऑयल मैंने बताया उतना ही उसके अंदर कोकोनट ऑयल मिक्स कर लें, क्योंकि कोकोनट ऑयल जो होता है बड़ा इजी होता है, आपके बालों जल्द के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है और प्रोटीन अच्छी खासी मिकदार में देता है, जिसकी वजह से आपका बालों का गिरना बिल्कुल ठीक हो जाता है। हफ्ते में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा ये लगाइए और जो मैंने शैम्पू बताया उसके साथ आप सुबह उसको
धो सकते हैं, या 2 घंटे लगा के भी धो सकते हैं, या रात को लगा लें और सुबह उसको धो लीजिएगा। इसका मतलब इतना आसान काम नहीं होता खूबसूरत बाल, हसीन बाल पाना, मेहनत थोड़ी करनी पड़ती जी। है। अब वो लोग जिनको खुश्की की जाती की वजह से बाल गिरते हैं, जिनका DHT लेवल बड़ा होता है, जिसकी वजह से उनके फॉलिकल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। DHT हार्मोन जो होता है वो बेसिकली टेस्टोस्टेरोन का कन्वर्शन होता है, और ये मेल और फीमेल दोनों में होता है। उसमें क्या होता है, बाल जड़ों से भी गिरते हैं और बाल टूटते भी हैं। तो ऐसे लोगों क्या होता है, गंजपन हो जाता है, मेल हो फीमेल हो। मेल का तो पैटर्न W बन जाएगा, यहाँ से गंज हो जाएगा, फीमेल के बाल बहुत ज़्यादा पतले हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। तो उनके लिए क्या करना है कि मार्केट के अंदर इसके लिए तो गोलियां मिलती है, खा लेंगे, वो DHT को कम करेंगी। बट बता दूं कि उनका बहुत साइड इफेक्ट है। उससे क्या होगा कि मेल है तो उसका स्पर्म की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, और फीमेल है तो उसका एग की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। और फिर उसके ऊपर जो स्प्रे किया जाता है और उससे मुख्तलिफ नामों से मार्केट में वो आ रहा है, उससे बालों के ठीक क्या होना है, बल्कि जिल्द जल जाती है, जिलों के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ छाले निकलना शुरू हो जाते हैं, दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। उसके लिए मैं आपको बड़ा इजी वे बताता हूँ। आपने ये लिया, ये जो मैंने आपको ऑयल बताया है, जिसमें रेठा, सीकाकाई और इसके अलावा मैंने बताया आपको रोजमेरी, और ये ऑयल था, उसमें बराबर वजन के अंदर आपने क्या डालना है, तारा मीरा का तेल। अब तारा मीरा के तेल का क्वालिटी क्या होती है, एक तो ये खुश्की को खत्म करता है, दूसरा जब DHT बढ़ता है तो बाल जो हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं, जो बालों को ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं, वो तंग हो जाती हैं, तो ये जाके उसको डायलेट भी कर देता है, ब्लड सप्लाई जो है वो फॉलिकल्स की तरफ पूरी हो जाती है, तो आपके बाल गिरना बंद हो जाते हैं, और बालों की तरफ ब्लड फ्लो ज्यादा होने की वजह से आपके बाल हेल्दी होते हैं, मोटे होते हैं, काले होते हैं, शाइन करते हैं, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तारी मिरी का तेल जो बड़ा तेज है ना जी, आप इसको इसलिए मैंने डाइल्यूट कर लेंगे ना। अच्छा, मैं भी तारी मिरी का तेल है, मगर इतना तेज मैंने पहली मर्तबा देखा। और कहते हैं ना, लगता है वो ये लगता होगा। और एक चीज और, ये जो आजकल बहुत ज्यादा आ रहा है, जिसका इलाज भी मुश्किल से हो रहा है, बाल चाय, जिसे हम कहते हैं एलोपेशिया एरियाटा। ये बेसिकली ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से होते हैं, और वहां पर डॉक्टर्स आकर इसके ऊपर स्टीरॉयडल इंजेक्शन लगा रहे होते हैं। बिलीव करिए, मैं 35 साल से इस्तेमाल कर रहा हूं, विद इन 3 डेज एलोपेशिया एरियाटा बाल जब बिल्कुल खत्म हो जाता, दोबारा नहीं होता। तो उसके लिए क्या करना है आपने, हमारे यहाँ मिलती है, पंसारी की दुकान से मिलेगी रसौंत होती है, ये है काला, इसे कड़वी रस भी कहते हैं, रसना भी लेते हैं, रसौंत भी कहते हैं। बेसिकली ये बर्बरीन है इसको, और ये बर्बेरस का एक्सट्रैक्ट लिया जाता है। अच्छा। आपने क्या करना है कि आपने रोज वाटर लेना है, यानी अर्के गुलाब लेना है, उसके अंदर पेस्ट बनाना है, और जहां पर आपके बाल उड़ गए हैं वहां पर इसका पेस्ट कर लीजिएगा। जब इसको तो उसे उतार दीजिए, आसान। विद इन 3 to 4 डेज आपके बाल वैसे वापस ग्रो करेंगे और दोबारा नहीं गिरेंगे, क्योंकि ये ऑटो इम्यून सिस्टम को ठीक करता है, उसके साइड इफेक्ट्स को क्लियर करता है। और सेकेंडली, अगर आप एक चने के बराबर एक टाइम खा भी लें तो ये और ज्यादा बेहतर होता है। अंदरूनी तौर पर भी आपका जो है इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, और वो आपके बालों के ऊपर अटैक नहीं करता। कितना कोई खाने दिखाएं? जस्ट इतनी से एक चने के बराबर इतना सा मिकदार में ये रोज खा सकते हैं, एक टाइम ले लें, बस कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसकी। थैंक यू सो मच। टाइम हमारा ख़त्म हो गया था, मगर फिर भी हम ऊपर के, क्योंकि काम की चीज़ें आप बता रहे थे, मैं चाहती जितने लोग सुन सके उनकी रहनुमाई हो जाए। बहुत अच्छी चीज़ें बताई आपने। कड़वा है बहुत ज़्यादा, क्या करूँ? पानी ले ले, पानी ले ले। पर बताया क्यों नहीं कड़वा? ओके, मैंने कड़वा रस कहा था, आपने सुना नहीं है। मैं सुन नहीं पाई, मगर मेरे पास में बहुत अच्छी चीज़ें बताई हैं। आप बोल रहे जो भी बोलना था ऊपर ब्रेक पर जाए, ब्रेक का भी बोले। अब मुझे नहीं समझ आप क्या कह रहे हैं। ब्रेक का बोल रहे हैं। ठीक है जी, इसके बाद हम इसी को इस्तेमाल करें, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपके ये बाल हेल्दी भी होंगे, शाइनिंग भी आएगी इनके अंदर, आपके बाल जो वो ग्रो भी करेंगे, और बालों का जो कलर फेंट हो जाता है वो भी ब्लैकिश इन कलर हो जाएगा, और आप इंजॉय करेंगे इसको। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। सॉरी, वो जो हकीम साहब आए थे, वो कहते हैं ना, हर चीज़ को उठा के मुंह में नहीं डालना चाहिए, खाना नहीं चाहिए, हकीमी चीज़ें होती हैं। मगर मुझे हर चीज़ खा के टेस्ट करके मुझे आदत है, मुझे बड़ा वो है कि मैं पता तो करूँ कि किस चीज़ से क्या टेस्ट है, किससे क्या फ़ायदा। बहुत कड़वा था। उसके बाद उनका पूरा बादाम का मैं पैकेट खा गई हूँ, ये देखें, मुँह का जायका ठीक करने के लिए, मगर वो चीज़ बड़ी काम की है। मैं आपको बताऊँ, हम यहाँ पर जितने भी लोगों को बुलाते हैं
वो आपके लिए यहाँ पर जो जो चीज़ें लेकर आते हैं उनकी बड़ी रिसर्च, उनकी बड़ी मेहनत होती है। इस चीज़ को आप इजी ना लीजिएगा। हम यहाँ पे कोई ब्रांडेड शो नहीं करते, किसी का प्रमोशन शो नहीं करते। वही लोग आते हैं हमारे पास जो आपके लिए एक ऐसी चीज़ें लेकर आते हैं जिसका आप मसले का, किसी चीज़ का ऐसा बुरी तरीके से शिकार होते हैं जिसका कहीं आपको कोई हल नहीं मिल रहा होता। और मेरी सिर्फ इस पूरे प्रोग्राम से एक कोशिश होती है, दवाइयों से छुटकारा। किसी भी किस्म का आपने कोई भी जो है ना मेडिसिन का सहारा नहीं लेना। चाहे आपको बुखार हो जाए, चाहे आपको खांसी हो जाए, चाहे आपके बाल गिर रहे हो, चाहे आपको एक्नी का प्रॉब्लम हो, आपके स्किन की प्रॉब्लम है, आपकी एजिंग प्रॉब्लम है, आपने किसी भी किस्म की जो है ना दवाइयों का सहारा नहीं करना। जो कुछ हिकमत में है, जो कुछ हर्बल में है, जो कुछ आयुर्वेदिक में है, वो आपको ऐसी चीज़ों में जाके शिफा दे सकती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो अपनी चीज़ों को, अपनी ज़िंदगी को हर्बल पे लेकर आइए वापस, जो जिसकी वजह से आज आप बहुत खूबसूरत, जवान, हसीन लग सकते हैं। तो कम बैक टू द आयुर्वेदिक चीज़ें, हर्बल चीज़ों के ऊपर। हमारे पास है नैयर ज़करिया जी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आज हमें बहुत कुछ बताएंगी एक्नी के हवाले से। आप कॉल्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि ये जो एक्नी है ये क्यों होती है। हम पहले इनसे पूछते हैं कि वजूहात क्या क्या होती हैं और किस वजह से जो है ना एक्नी हमारे चेहरे पे नुमाया हो जाती है। हाँ जी, सबसे पहले तो ये है कि जो टीन एज बच्चियाँ होती हैं, जैसे ही उनका जो है वो साइकिल सिस्टम स्टार्ट होता है, वो टीन एज के अंदर जो है वो एंटर होती हैं, हार्मोन्स चेंज होने की वजह से एक्नी स्टार्ट हो जाती है। वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाती हैं। उस पर क्या होता है कि उसके ऊपर एक्नी को ड्राई करने के लिए जेल्स, एक्नी फेशियल्स, एक्नी क्रीम्स और इस तरह की ट्रीटमेंट्स को वो शुरू कर लेती हैं, जो कि इंतहाई ख़तरनाक है और इंतहाई गलत है। आप सिर्फ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि आपके हार्मोन्स अनबैलेंस होने की वजह से आपके ये इश्यूज़ आ रहे हैं, तो आप किसी अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट से, अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें। कोई भी अच्छा डॉक्टर होगा वो आपको कभी भी फेशियल रिकमेंड नहीं करेगा। कोई अच्छा सैलून होगा वो कभी भी एक्नी, खासकर एक्टिव एक्नी है, फ्रेश एक्नी है, उसके ऊपर कभी भी जो है वो कोई भी फेशियल नहीं करेगा और रिकमेंड भी नहीं करेगा। तो आप पहले ये अंडरस्टैंड करें कि हार्मोनल अनबैलेंस की वजह से एक्नी स्टार्ट हुई है, ठीक है। उसको अगर आप गलत तरीके के साथ ट्रीट करते हैं तो फिर ये सारी ज़िंदगी के लिए खड्डे पड़ जाती है स्किन में, जिसको स्कार्स बोलते हैं। उसकी फिर सर्जरी के अलावा कोई और ट्रीटमेंट नहीं है और इस कंडीशन को फिर जो है वो 10, 15, 20 साल तक सफ़र करना पड़ता है, जब तक अबव 30 स्कार्स की सर्जरी। जी बिल्कुल, जो खड्डे पड़ जाते हैं, जो स्कार्स पड़ जाते हैं, उसकी फिर सैलून ट्रीटमेंट्स हैं जिसमें माइक्रोडर्मा, एब्रिजियल्स आ जाता है। थोड़ा सा बताइएगा स्कार्स की सर्जरी क्या जो खड्डे पड़ जाते हैं ना, इसको फिर फिलअप करना जो है ना, जो फिलर्स वगैरह या बुटॉक्स है, वो उस तरह से स्किन का जो पहले वाला टेक्सचर होता है वो वापस नहीं आता। तो फिर डॉक्टर्स जो है वो सर्जरी के जरिए जो है वो इन स्कार्स को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। सैलून ट्रीटमेंट्स में आजकल फिलर्स भी हैं, डर्माब्रियंस वगैरह के साथ भी, बट वो स्किन जो आपकी ऑलरेडी एक नॉर्मल स्किन थी वो वापस नहीं आती। इसलिए दानों को आप फोड़े नहीं, क्योंकि मैंने देखा है बच्चियाँ प्रेस कर देती हैं, पस निकालने के लिए उलझन हो रही होती है। तो जिन बच्चियों का अभी ऑयली स्किन है, टीनेज का स्टार्ट है, एक्नी स्टार्ट है, तो उनके लिए जो है इस तरह की मैं रेमेडीज़ लेके आई हूँ। आपने एक्नी क्रीम्स पूरे फेस पे यूज़ नहीं करनी। किसी आपकी फ्रेंड के फेस पे एक्नी थी, उसने जो है वो क्रीम यूज़ की, उसकी एक्नी ठीक हो गई, आपने भी उठा के वही क्रीम यूज़ करना शुरू कर दी, इंतहाई गलत है। आपने सबसे पहले जो अपना फेस आप किसके साथ क्लींस कर रही हैं, आपकी आया स्किन ऑयली है, आपने ऑयल को कैसे कंट्रोल करना है। आपके जो है वो ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स बन रहे हैं, आपने उनको निकलवाने के लिए आपने पार्लर पे नहीं जाना, पार्लर ट्रीटमेंट नहीं लेनी। आपने घर में जो है वो अपने ऑयल को कैसे कंट्रोल करना है और अपने हार्मोन्स को कैसे बैलेंस करना है। हाथ जिन लोगों के मैंने देखा है बच्चियों के बहुत ज़्यादा हीट अप होते हैं, चाहे लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको पता है जो इंटरनल हमारा सिस्टम जब तक ओके नहीं होगा, हार्मोन्स बैलेंस नहीं होंगे, ब्लड के अंदर अगर आपकी हिद्दत है, तो आप जितनी मर्जी चेहरे के ऊपर क्रीमें लगा लें, कोई भी फायदा नहीं होगा। उसके लिए साफ, फिर ऊपर से जी आपने क्या करना है कि आपने रात के अंदर आपने इस तरह से एक कच्चा प्याला ले लेना है, ठीक है। सर्दियां तो हमारे आप देखें यहाँ पे है ही नहीं, 2 या 3 महीने के लिए मैंने ऐसा प्याला रखा, मैं और फराल इसी में पानी पीते हैं, बहुत जबरदस्त, सुन्नत भी। हाँ जी, आपने क्या करना, हाँ जी, आपने क्या करना है, उसके अंदर उनाब के 8 या 10 दाने, ठीक है। ये जो शांदे वगैरह में भी आपने देखे होंगे कि ये जो शांदे में भी होता है, 8 या 10 दाने आपने इसके ले लेने हैं और 8 से 10 दाने ही आपने इमली के ले लेने हैं। अच्छा। और इसके अंदर आपने जो है वो थोड़ी सी सौंफ ऐड कर देनी है,
ठीक है, कोई बस। चम्मच ले लिया हाँ आपने जी, चाय का, हाँ? हाँ जी, बस ये तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब। ये आपने रात को भिगो देना है। सुबह में आपने उनाब के जो है वो अंदर से गुठलियाँ निकाल देनी है, इमली की गुठली निकाल देनी है। इसको आपने हल्का सा ब्लेंड कर लेना है। अच्छा। इसके अंदर आपने एक चुटकी काली मिर्च की, एक चुटकी नमक की डाल के, या इसको ऐसे ही आपने जो है वो खाली पेट छान ले इसको। अगर आपको पल्प वगैरह इसका नहीं पसंद तो आप ये वाला पानी जो है वो डेली बेसिस पे पीना शुरू इसी को करें। रख के सुबह जी। इसको छान के ये भी पिया जा सकता है। जी, जी, इसके जी। लिए फिर ये उनाब की गुठलियाँ निकालनी की निकालनी है, उसके पल्प को आपने थोड़ा सा ब्लेंड करके ना तो उसको स्ट्रेनर से स्टेन कर लें। अच्छा, ब्लेंड करना जरूरी है, फिर स्टेन करना है, फिर स्टेन पीना। आप कर लें। आप पल्प अगर आपको कोई वो इतना होते हैं ना बच्चियां के उन्हें वो पसंद नहीं आ रहा होता तो स्टेन, अदरवाइज आप इस तरह भी इसको जो है वो अच्छा, मज़े का लगता है। ठीक इमली है। उसके अंदर है, उनाब का भी बड़ा मज़े का टेस्ट जी। होता है, सौंफ का भी। इसको ब्लेंड करके आप जो है वो इसको पीना शुरू करें। ठीक है। इसके साथ आपके जो खून के अंदर हिद्दत है, वो खून के अंदर हिद्दत जो है वो कम होगी, ख़त्म होगी, तो उससे भी आपकी एक्नी जो है वो सही होना शुरू हो जाती है। और प्लस जो सौंफ है, सौंफ और जो इमली और इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, ये काफ़ी हद तक जो है वो आपके हार्मोन्स को भी जो है वो बैलेंस कर रहा होता है। वाह जी। अच्छा, ये एक जो नुस्खा आपने बताया है, जो अंदरी बीमारियां जो है और हिद्दत जो है, शिद्दत गर्मी की, उसको नॉर्मलाइज करता है। इसके अलावा जो और एक्नी की ऐसी क्रीम्स हैं या ऐसी चीज़ें हैं जो आप अभी बताएंगे हमें ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नैरा जी हमारे साथ मौजूद है, नैरा ज़करिया। ये अभी हमें बताएंगी कि हम एक्नी के लिए चेहरे पे क्या क्या चीज़ें लगा सकते हैं जिससे हमारी एक्नी जो है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाए। हाँ जी, जो ऑयली स्किन है, एक्नी स्किन है, बार बार ऑयल आ रहा होता है, तो मैंने देखा कि बच्चियाँ जो है ना वो दिन में 3-3 4-4 दफ़ा ऑयल को रिमूव करने के लिए जो है वो फेस वॉश या साबुन से जो है वो चेहरा धो रही होती हैं। तो उसके साथ भी जो है वो एकदम से जो है वो स्किन ऑयली है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ड्राई हो जाती है, ईचिंग होती है, खारिश होती है, उस पर फिर मॉइस्चराइज़र उन्हें समझ नहीं लग रही होती, सीरम लगाएं, क्या करें। तो मैं एक जो है वो हर्बल फेस वॉश उन्हें बताऊंगी, ये बना के रख लें। ये आराम से 6 माह के लिए बना के रख सकते हैं अच्छा, आप। 6 माह के लिए? हाँ जी। आपने क्या करना है, आधा कप जो है वो मुल्तानी मिट्टी का लेना है। उसके बाद जो है ये रीठे जो है वो मैंने भिगो दिए थे 2-3 घंटे के लिए। हाँ। और रीठों का जो है वो आपने पानी लेना है, क्योंकि रीठे सोप नट हैं, ठीक है। झाग बनाते हैं, फेस को, बालों को वॉश करने के लिए बहुत ज़बरदस्त हैं। इसके नीचे से गाढ़ा पेस्ट नहीं लेना, ऊपर से पानी हाँ लेना है। जी, तकरीबन जो है वो इसके अंदर 3 टेबलस्पून जो है वो मुल्तानी मिट्टी के अंदर रीठों का पानी डालेंगे। उसके बाद नीम के पत्ते और एलोवेरा जेल, ये भी तकरीबन 3 टेबलस्पून जो है वो आधे कप के अंदर हमने इसका पानी डाल लिया है। ठीक अच्छा, है, ये कैसे निकाला पानी? ये ब्लेंड कर लिया ग्राइंडर में डाल के एलोवेरा को और नीम के पत्तों के इसको, पानी को? हाँ जी, उसको या नीम के पत्ते? नीम के पत्ते, पानी एलोवेरा डाल जेल, आधा ग्लास पानी का डाल के उसको ब्लेंड करके स्टेन कर लिया। ये कर दिया फिर, तो ठीक वो है। 3 टेबलस्पून, आधा कप मुल्तानी मिट्टी, 3 टेबलस्पून रीठों का पानी, 3 टेबलस्पून एलोवेरा और नीम के पत्तों का हमने अच्छा। इसके अंदर पानी डाला है। और तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब या एक जिस तरह से बड़ी चुटकी है, ये फटकड़ी जो है ये खिल की हुई है। ठीक है, तवे खिल पे मतलब? इसको, अच्छा, हाँ, हाँ, बादियान तवे, जिसको ठीक है, ठीक है, तवे ठीक है। पे रख के, तो फिर ये ना, ये देखें बिल्कुल इस तरह से सॉफ्ट हो जाती है, पहले बहुत हार्ड होती है। ठीक है। एक बड़ी चुटकी, ये आपने बहुत ज़्यादा नहीं लेनी, ठीक है। बस इन चीज़ों को हम अच्छे से जो है वो मिक्स करके इस तरीके से इसके अंदर हम, ये इस तरह से पेस्ट बन गई, ठीक है। इसके अंदर हम तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के गंदम का आटा डालेंगे। ओके, ठीक है, या ये- फेस वॉश बता रही हैं? हाँ है जी, ना? हाँ जी, ये गंदम का आटा डालेंगे, ये आपकी एक डो सी बन जाएगी। अच्छा। एक आपका पेड़ा बन जाएगा। ठीक है, तो इसको आप चाहें तो ऐसे ही थाली के ऊपर आप रख दें, फैला के, ये अगले दिन बिल्कुल खुश्क हो जाएगी। इसका पाउडर बना के रख लें। तो इसके अंदर आप जो है वो, अगर आपके दानों के स्टेन वगैरह हैं, चेहरे पे स्टेन रह जाते हैं, तो इसके अंदर आप जो है वो 1/2 टीस्पून के करीब हल्दी का भी डाल लेंगी। तो हल्दी आपको पता है कि रंग को साफ़ करने के लिए, हीलिंग प्रॉपर्टीज़ वगैरह के लिए बहुत कमाल की एंटीसेप्टिक भी चीज़ है। है। तो ये जो है ना, ड्राई करने के बाद आप जब ग्राइंड करेंगे तो इस तरह से आपका एक सफूफ सा पाउडर बन जाएगा। ओके, ऐसे। इसको- कितने दिन तक खुश रखना है इसको बाहर? ये आप 2 दिन रखेंगे, बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा? ड्राई हो जाएगा। इसके बाद इसको आप किसी भी कपड़े में डाल के ऐसे बेलने से जो प्रेस करेंगी तो ये आपका पाउडर बन जाएगा। वाह,
ये अच्छा, अब ये आपका पाउडर जब बन जाएगा फिर क्या करना है हमने इसको? पाउडर बन गया, आप इसको जो है वो इसी तरह कंटेनर में डाल के रख लें। आपने कोई साबुन वगैरह कोई महंगे फेस वॉश आपको जो है वो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा आप ये लें, हाथ पे डालें, थोड़ा सा पानी डालें, मसाज करें 3 से 4 मिनट अच्छे से मसाज करके चेहरे को वॉश कर दें। वाह। ये आपका जो पेस्ट है, ये वाला जो आपका हर्बल वॉश फेस वॉश पाउडर है, ये आपके ऑयल को कंट्रोल करेगा। आपकी जो पोर्स बंद हो जाते हैं ऑयल की वजह से, ये डीप और क्लिनजिंग करेगा, ब्लैक हेड्स को रिमूव करेगा। और अगर चेहरे के ऊपर एक्नी स्टार्ट हो रही है तो आपको पता है नीम है, एलोवेरा है, हल्दी है, ये तमाम चीज़ें जो है वो एक्नी को जो है वो अरे ट्रीट वाह, करेंगी। बड़े काम की चीज़ बताइए हाँ आपने। जी। तो है, तो ये आप बना के रख लें। मैंने इस तरह से ये देखें, इसकी गोलियां भी बना के रखी हैं। इससे क्या होता है? आप यही हाथ में वाली यही गोलियां ऐसे इसी की मैंने ये देखें बनाई है, जिसको आप कहीं हाँ थी 6 जी। महीने तक चलती हैं। जी जी जी। इसके अंदर आप कोई भी अपना जो है वो फेवरेट एसेंशियल ऑयल डाल लें। मैंने लेमन का एसेंशियल अच्छी ऑयल डाला खुशबू आ है रही है इसमें। जी। तो आप इसकी जो है वो बेशक गोलियां बना के जो है वो रख सकते हैं। इसके अंदर ये जो आपकी मेडिसिन के बॉक्स में से निकलती हैं सिलिका जेल की, हाँ। ये आप डाल लेंगे, ये खराब भी नहीं होगी, नमी नहीं आएगी। ये आपका आराम से एक आप पकड़ें इस तरह से जो है वो खुशबू बड़ी कितनी अच्छी है। टैबलेट। हाँ जी। इसको थोड़ी देर के लिए पानी में आप डीप करेंगी तो बिल्कुल फूल के आपका जो है वो एक फेस वॉश जो है वो बन जाएगा। नाइस, ये तो बड़ा अच्छा होता है। आपने हाँ जी। तो ये आप यूज़ करें। फेस वॉश महंगे महंगे और महंगे महंगे आपको एक्नी के साबुन जो है वो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं कोई है। ऐसी चीज़ जो लगाने के लिए क्रीम वगैरह भी कुछ हाँ बतानी जी, है तो जल्दी से बिल्कुल बता दीजिए ना। बिल्कुल। एक मैं जो है वो उपटन शेयर करूंगी। ये वाला जो उपटन है, क्योंकि इन पोजीशन के अंदर बच्चियों के फेस के ऊपर बाल भी आ रहे होते हैं, ये ऑयल को कंट्रोल करेगा, एक्नी को ट्रीट करेगा और चेहरे के ऊपर जो बाल आ रहे हैं उसको रिमूव करेगा। ये वाला जो फेस पैक है, आपने अगर तो आपकी एक्नी ड्राई है तो मसाज करना है, अगर आपकी एक्नी ड्राई नहीं है, आपकी एक्टिव एक्नी है, तो फिर आपने लगा के इसको 10-15 मिनट के बाद वॉश कर देना है। एज मास्क लगा हाँ के जी। हम wash 1 टेबल स्पून हमने जो है वो गंदम का आटा लिया है, 1/2 टीस्पून इसमें कुश्ते शीरी ऑयल को कंट्रोल करती है, एक्नी को ड्राई करती है और प्लस बालों की जो ग्रोथ है उसको जो है ये रोकती है। उसके अंदर 1/4 जो है वो हम लेंगे बेकिंग सोडा और थोड़ी सी जो है वो फटकड़ी बहुत ज़्यादा नहीं आपने लेनी। फटकड़ी आपको पता है कि ये रूट्स को जो है वो वीक करती है, ये भी ऑयल को कंट्रोल करती है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके अंदर जो है वो हम सुच्चा सदफ लेंगे, जो सिपियाँ होती हैं ना, जी, 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 जी। उसका पाउडर है 1/2 टीस्पून हम ये लेंगे और 1/2 टीस्पून ही हम इसके अंदर नीम के जो खुश्क पत्ते हैं इनका पाउडर, सिंपल। ये आप जो है वो बना के रख लें। इसको आप जो है वो पानी के अंदर इसको मिक्स करें। ये बहुत ज़बरदस्त आपका जो है वो फेस पैक बनेगा, जो ना सिर्फ आपकी एक्नी को ड्राई करेगा, बल्कि अगर आपकी एक्नी खुश्क हो चुकी है, ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स बने हुए हैं, तो 15 मिनट ये लगी रहेगी। तो आप जब मसाज करके फेस को वॉश करेंगे तो ये आपके ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स को रिमूव करने के साथ साथ अगर आपके चेहरे पे अनवांटेड हेयर है तो ये उसको भी जो है ये रिमूव तो करेगी। विंटर्स में लगा सकते हैं? ऐसा तो नहीं होगा कि कुछ लोगों को जैसे ड्राई स्किन का ड्राई issue अगर जाता है, स्किन ज़्यादा हो जाए? जाती है, बाद में मैं फिर एक सीरम बताती हूँ जिन लोगों की जो है वो स्किन ड्राई हो जाती है, इसको यूज़ करने के बाद, तो फिर ये जो सीरम मैं शेयर करूंगी तो वो जो है वो इसको यूज़ करें। सीरम, ऐसा हाँ पेस्ट जी, बना के मास्क की तरह लगा। हाँ जी। सीरम भी साथ साथ जल्दी बता दें ताकि वो पूरा सीरम बनाने के लिए ये मैंने जो है वो डिस्टिल्ड वाटर लिया है। सपोज अगर 4 टेबल स्पून डिस्टिल्ड वाटर है, 4 टेबल स्पून ही इसके अंदर जो है वो हम ग्लिसरीन जो है वो ऐड करेंगे। हाँ, ड्राई स्किन के लिए तो हाँ ये जी, तो बहुत ज़बरदस्त है, आपको पता है ग्लिसरीन। हाँ जी, तकरीबन 4 टेबल स्पून वो लिया, 4 टेबल स्पून ही हम इसके अंदर जो है वो ग्लिसरीन का ऐड करेंगे। ग्लिसरीन आपको पता है ये भी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं और स्किन को जो है वो नरिश करती, मॉइस्चराइज करती है, ड्राइनेस को ख़त्म करती है। इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे काफूर। काफूर दाग धब्बों को ख़त्म करने के साथ साथ ये भी जो है वो जो एक्नी बन रही होती है अंदर से उसको, हाँ जी जल्दी बता हाँ जी, ये तकरीबन बड़ी वाली चुटकी काफूर की और बड़ी चुटकी ही इसके अंदर आपने फिटकड़ी की डाल के आपने इसको जो है वो सीरम बॉटल के अंदर डाल के रख लेना। ठीक है। तो ये आप दिन में बाहर जा रही हैं, आपकी इचिंग हो रही है, खारिश हो रही है, तो ये वाला आप सीरम यूज़ करेंगी, इचिंग खारिश को भी रोकेगा, दाग धब्बों को एक्नी के बाद जो है वो उन्हें भी जो है वो ट्रीट करेगा और प्लस इसके साथ एक्नी भी नहीं बनेगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारा ये खास तौर पे एक्नी के लिए था। उन्होंने फेस वॉश भी बताया हमें, मास्क भी बता दिया हमें, और ठीक है, और पीने के लिए भी उन्होंने बड़ी अच्छी चीज़ बताई है। इस रील्स को आप हमारे सोशल मीडिया से ले लीजिएगा, सारी की सारी कारआमद हैं और ज़करिया जी जो भी बताती हैं हमें, नैयर जी बहुत अच्छी चीज़ें बताती हैं। ट्राई देम आउट। ठीक है, एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक।
नाज़रीन, पाकिस्तान जो है ना वो स्पेस साइंस में काफ़ी पीछे है, मगर उसके बावजूद बड़ी हैरत की बात है कि ऐसे आईटी के कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे पाकिस्तान में जो बड़ी कोशिश कर रहे हैं, बासलाहियत स्टूडेंट्स हैं जो पीछे नहीं हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने पूरे मुल्क का नाम रोशन करना चाहते हैं। उन्होंने नासा जो है उनके साथ कोलैबोरेशन की है और काम कर रहे हैं, और क्या फ्यूचर है उनका, क्या प्लान्स हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे पास हैं मेहर अली, सबसे पहले उन्हीं के साथ तशरीफ़ फरमाए मोहम्मद अब्दुल्ला, उनके साथ हैं इमाद सुहेल। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, सबसे पहले आप मुझे बताइएगा मेहर, ये जो नासा है ये है क्या, और ये नासा ऐप चैलेंज क्या हो रहा है? ओके, नासा स्पेस ऐप चैलेंज जो है जिसके साथ हमने कोलैबोरेट किया है वो एक्चुअली ग्लोबल लेवल पे सबसे बड़ा हैकाथॉन है इंटरनेशनल लेवल पे। तो राह कमर पाकिस्तान में एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी हेल्प से हमने कोलैबोरेट किया और एज अ लोकल कोलैबोरेटर हमने लाहौर में उनका इवेंट मैनेज करवाया, उनका सोशल मीडिया मैनेज किया, और जो इवेंट मैनेजमेंट में ज़रा स्टफ होता है लाइक वहाँ पे गेस्ट वगैरह को बुलाना और उनको मैनेज करना और प्राइजेस वगैरह डिस्ट्रीब्यूट और इस तरह की चीज़ें। अच्छा, तो कुछ लोगों को हमने नासा के बारे में ही नहीं पता, जैसे नासा लेके जाता है स्पेस पे अमेरिका में, इस तरह की काफ़ी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो यूथ में बहुत से ऐसे बच्चे जिनको नहीं पता, थोड़ा सा एलैबोरेट कीजिएगा फिर आगे चलते हैं। ओके, नासा इज़ एक्चुअली लाइक सॉर्ट ऑफ स्पेस एजेंसी, और वहाँ पे वो स्पेस रिलेटेड वर्क करते हैं। लाइक अगर कोई शटल वगैरह उन्होंने भेजना है या कोई प्रोजेक्ट करना है स्पेस रिलेटेड, तो एक्चुअली वो यूएस गवर्नमेंट का एक पार्ट होता है फंड का, वो पूरा का पूरा स्पेस के ऊपर लगाते हैं ताकि जो ह्यूमंस हैं वो किसी टाइम में वो स्पेस में ट्रैवल कर सकें। वाह, मुझे ये बताइए कि आप लोगों के पास ये जो उनका नासा का सोशल मीडिया का पेज है वो मैनेज करने का मौका मिला, वो कैसे किया, ये बात मुझे समझाइए। ओके, एक्चुअली वो लाहौर के लिए जो हमने मार्केटिंग करनी थी हैकाथॉन की, वो सारा सिनेरियो जो था वो नासा स्पेस चैलेंज लाहौर का जो था वो हमने मैनेज किया, और साथ के साथ हमने वहाँ पे उनकी इवेंट ऑर्गेनाइजेशन की, जो एक्चुअली हमारा मेन वहाँ पे वर्क फ्लो था। और ये हैकाथॉन्स क्या है, और आपकी टीम की जो ग्लोबल नॉमिनीज़ है ये किस तरह से हुई? ओके, इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि हमने सिर्फ मैनेजमेंट नहीं किया उनकी और कोलैबोरेट नहीं किया, साथ साथ हमने पार्ट भी लिया। और हैकाथॉन ये था कि उन्होंने हमें 21 प्रॉब्लम्स दी थी, और उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमने फाइंड करना था मिनिमम टाइम के अंदर, आई गेस 2 डेज़ थे हमारे पास, यस। और उसके अंदर हमने सोल्यूशन प्रोवाइड करना था, और हमारी टीम ने, मैं था उसमें, इमाद और अब्दुल्ला, हमने मिलकर कोलैबोरेट किया और अच्छे तरीके से एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया फॉर एक्सोप्लैनेट्स, और वो ग्लोबल नॉमिनेशन होगी उसके। अब्दुल्ला, आप बताइएगा कि ये जो स्मोग इनिशिएटिव्स हैं इसके ऊपर भी कोई आपकी टीम काम कर रही है? ये हमारी टीम काम कर रही है, इसको ऐसे मेहर है, सायस है और उमर है, वो ना सुबह काम कर रहे हैं अभी। अच्छा, तो ज़्यादातर हमारा कोशिश होगी कैसे पाकिस्तान में देखें कि पोल्यूशन ज़्यादा, जो कार्स की जो पोल्यूशन होती है ना उसको वो लोग तवज्जो देते नहीं है ज़्यादा, तो हम कोशिश करेंगे कि हम इस तरह कुछ डिवाइस बनाएं कि उसकी हम पोल्यूशन कम कर सके। अच्छा बात है। इमाद, मुझे बताइएगा कि आपकी टीम जो है ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर और क्लाउड चैम्बर पर भी रिसर्च कर रही है, तो तक कहाँ तक पहुँची है? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर और क्लाउड चैम्बर जो है वो इनके महर के साथ है, और जो 2 लड़के हैं साथ हमारे, और ये उनका काम है। मेरा जो था, मैं स्पेस ऐप चैलेंज में और जो इवेंट मैनेज में था वो कौन करते उसका हैं? ज़्यादा था। आप करते हैं? ऐसे आ जाइएगा, इन आ जाइएगा, जल्दी से आ जाइएगा, माइक दीजिएगा बेटा, साथ माइक है, आइए आइए जल्दी आ जाइए, जल्दी आइए, जगह दीजिएगा, साथ बैठ जाइएगा। आप तीनों भी नाम बताइएगा। वालेकुम सलाम। शाजेब है, और आप? अफला, और आप? हाशिर। हाशिर, आपको तो जगह नहीं मिलनी, आपको पूरा एक सोफा चाहिए। अच्छा, तो आप करते हैं ये सारा, तो रिसर्च मुझे बताइएगा ये क्लाउड चैम्बर के हवाले से अभी तक कहाँ तक पहुँची है? माइक 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 है, माइक है, ये चले, मैं आप जब तक ये माइक आता है मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। आ गया, लाइए जी, ये रिसर्च उनको दीजिएगा। रिसर्च बताइए मुझे कहाँ तक पहुँची है? क्लाउड चैम्बर पे अभी हम काम कर रहे हैं, और वो हमारी डॉक्यूमेंटेशन इस वक्त उसके ऊपर जारी है। हमने वो एक स्कॉटिश फिजिसिस्ट हैं जो नोबेल प्राइज़ विन कर चुके हैं, हमने उनसे इंस्पिरेशन लेके हमने जो इयन्स हैं उनकी हमने विजुअलाइजेशन करवाई है क्लाउड चैम्बर के अंदर, केमिकल्स को यूज़ करते हुए होममेड चीज़ों को हमने यूज़ किया। हमने क्या मतलब होममेड किस तरह? हमने हर चीज़ को मैनेज किया है, ग्लास, ग्लू, एवरीथिंग वी मेड इट आवरसेल्व्स, और हमने उसको इंडिविजुअली किया वो डॉक्यूमेंटेशन में, और इंशाल्लाह हम उसको पब्लिकली अभी दिखाएंगे। वाह, वेरी नाइस। और मुझे बताइए स्पेस थीम नोवेल जो है वो कौन करता है? वो आप देख रहे हैं, आप भी जल्दी से बता दें ये क्या है स्पेस थीम नोवेल, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिकली ये जो स्पेस थीम नोवेल है ये इसलिए लिखा जा रहा है ताकि पाकिस्तान में जो स्टूडेंट्स हैं, नौजवान नस्ल है, उनके अंदर इंटरेस्ट पैदा किया जाए स्पेस के बारे में, और उनको भी अवेयरनेस दी जाए, क्योंकि बाकी मुल्क जैसा कि आप देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर स्पेस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है, पाकिस्तान में इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। तो इसलिए एक कोशिश है कि जिसमें हम
इंटरेस्ट आगे से डेवलप आगे करने की बढ़े कोशिश और इंडिया से ज़्यादा काम करें और वैसे उनके साथ कोलैब करें। वेरी गुड जॉब बच्चों, मुझे तुम लोग के साथ बैठ के इतना प्राउड फील हो रहा है और मुझे इतनी खुशी महसूस हो रही है कि ये पाकिस्तान के बच्चे हैं यार। सोचो क्या अप्रोच है, क्या ख्वाब है, क्या मेहनत है, एंड आई एम सो हैप्पी कि इस तरह के काम आप कर रहे थे। ठीक है, आप क्या करते हैं इस टीम में? नाम बताइए। शाहजेब इमरान मेरा शाहजेब, आप इस टीम में क्या करते हैं? हम टीम में मैं फ्यूचर रिएक्टर, हमारा लैब का डिपार्टमेंट है, हम उसमें एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर बना रहे हैं और वो एक्चुअली हमारा 90% कंप्लीट है। फ्यूजन रिएक्टर फ्यूजन से निकले ना, वो जो सन है, जो हमारा सूरज है, उसमें रिएक्शन होती है। उसको एक छोटे स्केल में कर सकते हैं कि बड़े स्केल पे पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल होता है और ये ना इस वक्त वर्ल्ड में भी प्रॉब्लम कर रही है। तो किस तरह से उसकी पावर को कैसे जज करते हैं? वो हमने एक प्लाज्मा क्रिएट किया। प्लाज्मा क्रिएट इस तरह हुआ कि वैक्यूम के अंदर वोल्टेज सप्लाई करते हैं। अच्छा। जब वैक्यूम के अंदर वोल्टेज सप्लाई होती है तो जो हमारी ऐसी जो हवा है ना, उसमें से पार्टिकल्स ना लाइट छोड़ते हैं स्पेशली, उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। वो एक ग्लो पैदा होता है। उससे क्या पैदा होता है? प्लाज्मा। अच्छा, ठीक हाँ, है। ये एक फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है एक्चुअली। ये जब एक हवा में पार्टिकल्स होते हैं ना, आयोनाइज होते हैं। अच्छा। आयोनाइज होकर एक लाइट सी छोड़ते हैं, ओके। उसे प्लाज्मा कहते हैं। आहा, वाह वाह। एक्चुअली में सन में होता यही है, लेकिन इसको हाथ में दिखाना पॉसिबल नहीं होता, मतलब समझ नहीं आती इसे कैसे कर सकते हैं। लेकिन एक छोटे से जार में हम इसको पॉसिबल बना सकते हैं और उसी पे काम जारी है। अल्फा करीम में होते हैं आप लोग सारे बच्चे वहाँ पर आईटी डिपार्टमेंट से, ठीक है ना? हाँ जी। अब ये जो इतनी बड़ी आप लोग की मैं कहूँगी, क्योंकि देखें ना आईटी के ऊपर कहाँ से कहाँ पाकिस्तान भी आगे तरक्की कर रहा है और आप जैसे बच्चे, ये जो मैं एक छोटी सी बात ऐड कर दूँ फिर आगे चलेंगे। इस उम्र के बच्चे मैं गली मोहल्लों में ना रुलते देख रही होती हूँ, सिगरेटें पी रहे होते हैं, दोस्ती यारियों में बैठे होते हैं, कोई लड़की गली से गुजरी होती है तो उसको छेड़ रहे होते हैं, बच्ची जा रही है चिकनी। ये भी तो बच्चे हैं, इनकी अप्रोच, इनकी सोच देखें। ये तो नहीं वेले बैठे, ये तो ऐसे नहीं फारग से क्या कर रहे हैं यार। ये बच्चे चाहिए, ये पाकिस्तान का फ्यूचर है। इस तरीके की सोच, इस तरीके की मेहनत करेंगे ना तो फिर हमारा पाकिस्तान जो है ना आगे बढ़ेगा और दूसरे ममालिक के साथ कम्पीट कर सकेंगे हम। वरना तो फिर हम यही रोते रहेंगे कि हमारा ये सही नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, अभी तक हमने ये ईजाद नहीं किया। भाई कर सकते हैं, हम सब कुछ ईजाद कर सकते हैं। अच्छा इमाद, आपसे मेरी बहुत कम बात हुई है, आप मुझे बताइए कि आप इस टीम में है, माइक लगा हुआ। अच्छा, आप इस टीम में ऐसी क्या स्पेशलिटीज़ जो है वो देख रहे हैं और आप कहते हैं कि पाकिस्तान जो है इस तरफ आगे बढ़ रहा है, और कौन से ऐसे काम है जो आपको लगता है होने चाहिए अभी? स्पेशलिटी तो यही है, हमारा जो स्पेस में काम जो है पाकिस्तान में आपको होता है बहुत कम होता है। हमारा यही चैलेंज था कि हम इस तरह की कोई सोसाइटी बनाएं, कोई इस तरह की कोई चीज़ बनाए जिससे स्पेस के बारे में, एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में लोगों को ज़्यादा नॉलेज वगैरह हो। हमने असल में पार्टिसिपेट करना था जो नासा स्पेस ऐप चैलेंज था, लेकिन उसमें फिर महर को मैनेजमेंट के लिए भी मिल गया लाहौर में, तो हमने साथ मैनेज भी किया और साथ पार्टिसिपेट भी किया था। ये बड़ी बात नहीं है कि आपको मौका मिल गया? ये बड़ी बात है, ये भी तो एक सेलिब्रेशन है कि आपको मौका मिला यार। तो कोई जा रहा है आप में से नासा, कोई आपको स्पॉन्सर किया किसी ने? जनवरी में हमारा टीम लीड है। मेरा जनवरी में ट्रिप है फॉर नासा, होपफुली जनवरी के एंड पर इंशाल्लाह। उन्होंने इनविटेशन दी है और मुझे दुनिया वाइज स्पॉन्सर कर रहा है। वो डेलीगेशन जाएगा पाकिस्तान से अबाउट 13 to 14 स्टूडेंट्स का, और वो वहाँ पे नासा में डिनर करेंगे एस्ट्रोनॉट्स के साथ और पूरा उनकी डिस्कशन होगी। वाह, तुम लोग तो आगे स्पेस में भी कहीं उड़ रहे होगे। पहले तस्वीरें करा लेना आज मेरे साथ हैं, और मैं तस्वीर कराते हुए गिरूंगी नहीं यार। अच्छा एनीवे, तो मुझे ये बताओ कि कोई ऐसे फ्यूचर प्लान्स जो आपको लगता है कि आप लोग की वजह से पाकिस्तान जो है वो पूरे कर सकेगा, वो ख्वाब पूरे हो सकेंगे हमारे आईटी डिपार्टमेंट में? कोई ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी चीज़, प्लीज़ इलैबोरेट। यस, हमारा प्लान एक्चुअली में यही है कि हम इसको स्पेस एक्स के लेवल का लेके जाएं, जो एलन मस्क की एक ऑर्गेनाइजेशन है स्पेस की। हम इसमें चाहते हैं कि हमारे पास काफ़ी डिपार्टमेंट्स हैं, हम एक स्मोक रिलेटिव इनिशिएटिव के लिए भी वर्क कर रहे हैं वहाँ पर, और लैब्स के अंदर हम इस तरह के पार्टिकल्स और क्वांटम लेवल भी डील कर रहे हैं चीज़ों के साथ, और साथ साथ हम सेंटियंस के डिपार्टमेंट के अंदर कोडिंग का काम भी करते हैं फॉर मशीन लर्निंग और एआई स्टफ। तो हम सब चीज़ों को मिक्स करके एक चीज़ बनाना चाहते हैं जो स्टेम रिलेटेड वर्क हो। और हमारी नेक्स्ट ईयर कोलैबोरेशंस काफ़ी ज़्यादा हैं जिसमें हमारी फ्यूचर प्लान्स में वो सारी आती हैं। लाइक एक तो हमारा नेपाल के साथ एक MOU है, और वो हाई इकोनॉमिक कोलैबोरेशन के साथ ही हमें मिल रहा है, और उसमें ओलंपियाड होगा नेपाल के अंदर। हम यहाँ से स्टूडेंट्स को ट्रेन करेंगे और लाहौर लेवल पे, और उसके बाद ग्लोबली लोकली लेवल पे होगा लाइक पाकिस्तान के लेवल पे, उसके बाद वो यहाँ से जाएंगे नेपाल। और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का भी एक हैकाथॉन है, वो इंशाल्लाह फेब में आ रहा है, और लाहौर पे हमने वो मैनेज करना है। तुम लोगों को और भी बच्चे अगर ज्वाइन करना चाहें, तुम लोग की तरह कुछ बनना चाहें, क्या तुम लोग ने कोई लोगों के लिए भी रास्ता छोड़ा है कि यार अगर तुम लोग को ज्वाइन करें या टीम बने? बिल्कुल, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, ये है इसलिए कि हम रिसर्च को आगे
बढ़ाएं और लोग इससे इन्फ्लुएंस हासिल करके इसमें आएँ। हाँ। ये ऑर्गेनाइजेशन का काम ही होता है, हमने इसको बनाया इसलिए था कि लोग इसको देख के मोटिवेट कहाँ हों। अप्रोच कर सकते हैं तुम्हें, कहाँ अप्रोच कर सकते हैं, और कितनी तालीम चाहिए इसके लिए, क्या पढ़ा हो, क्या टेक्नोलॉजी, क्या स्किल्स उनके पास होने चाहिए कि वो आपको अप्रोच कर सकें, और किधर करें, कहाँ ईमेल करें, कहाँ एप्लीकेशंस दें? इसके लिए बस आपके पास इंथुजियाज्म होना चाहिए, जोश होना चाहिए बस आने का। हमारा नेबुला हेडक्वार्टर्स का एक पेज है इंस्टाग्राम के ऊपर, हमें फॉलो कर लें वहाँ पे, और हमें मैसेज वगैरह कर दे, डीएम कर दे, हम श्योरली कोलैबोरेट करेंगे स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि हम चाहते हैं कि अपनी टीम को हम एक्सपेंड करें और लोकली लेवल पे, ग्लोबली लेवल पे कुछ मार्क छोड़ के जाएं। और वैसे भी हम ओलंपियाड एक इवेंट है जो मतलब रशिया की तरफ से ऑर्गेनाइज होता है, तो उसको हम मतलब ना एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि पार्टिसिपेंट्स उसमें आए और पाकिस्तान के अंदर से पार्टिसिपेंट्स बाहर के मुल्क जाएं और उनको इंटरनेशनली रिकग्निशन मिले। भाई तुम लोग हमारा फ्यूचर हो, तुम लोग पाकिस्तान हो, और तुम लोगों के साथ मिलके एक नारा ज़रूर जो है वो लगना चाहिए, क्योंकि तुम लोग हमारा प्राउड हो। मिल के बोलेंगे, ठीक है? पाकिस्तान जिंदाबाद। वाह जी।